एक ऐसा बंदा जो कि सबसे कमजोर था एंड साथ ही उसे धोखा मिल जाता है और जब उसे लग रहा था कि उसका गेम ओवर होने वाला है तभी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो अपने पास्ट में चले जाता है। लेकिन पास्ट में जाने के बाद भी क्या वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाएगा? अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें इसके लिए वीडियो देखनी होगी। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते एक जगह को जो कि देखने में बिल्कुल सुनसान डरावनी लग रही होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उस जगह अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अभी काफी घायल पड़ा हुआ होता है और ये ना बिल्कुल जिन्हों की तरह लग रहा होता है जिसका नाम अभी हमें बताया जाने वाला है। बट उससे पहले वो बंदा कहता है मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ और अभी ना उस बंदे के सामने होता है एक बड़ा सा स्नेक जो कि उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है सीओ जो हियोन, जिसकी एज 38 ईयर है और उसे लग रहा है कि आज उसका गेम ओवर होने वाला है और इसको हम ना केवल हियोन ही बुलाएंगे। और अब हियोन अपने मन में सोचता है अगर मैं कहूँ मेरे साथ गलत कैसे हुआ तो इसके लिए हमें 15 साल पीछे जाना होगा। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जब साल था 2025 और जो टॉम थे वो अर्थ में अपेयर हुए थे एंड जैसे ये अपेयर हुए वैसे जो टॉम है उन्होंने काफी बड़े बड़े अर्थक्वेक करे थे और जिन भी चीजों के अंदर टॉम्स होता है उन चीजों को रैलिक्स कहा जाता है और रैलिक्स की वजह से जो ये दुनिया है वो चेंज हो गई। और तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जो ये रैलिक्स है उनके अंदर डिफरेंट पावर्स होते हैं जिनको ऑब्टेन कर लोगों ने काफी डिफरेंट पावर्स को अचीव किया था। और इसी के बाद ही लोगों ने डिसाइड करा कि वो अपनी लाइफ इस रैलिक्स को ढूंढने में डेडिकेट कर देंगे और इस जर्नी में अपना हियून भी निकल पड़ा था फिर। और अपनी कई सारी सफरिंग के बाद जब फाइनली जो अपना हियून है वो एक रैलिक के पास पहुंचता है और इस रैलिक का नाम होता है द आर्किस्ट रैलिक। और जो रैलिक है वो उसे टॉम और जो रैलिक्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा और अपने ही उनको ऐसा लग रहा होता है कि अभी उसे एक जैकपॉट मिला है। और जो ही उनकी खुशी थी वो कुछ समय तक ही होती है बिकॉज बाद में उसे पता चलता है कि एक कमीने जिसने काफ़ी सारे रैली को कलेक्ट किया था वो एक न्यू सोसाइटी बना रहा है जिसके अंदर जो रैलिक्स का यूज है वो लिमिटेड होगा और उसने एक न्यू जो लॉ है उसे पारित कर दिया इसीलिए। और अब बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता उन लोगों के लिए काम करने के अलावा जिन लोगों के पास है पावर एंड वो वैसे ही करता है। वो सबसे पहले जो TKBM कॉर्पोरेशन की कंपनी है उसके CEO अपने हियून को ढूंढते हैं एंड उसे एक जॉब ऑफर करते हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और जो अपना हियून है उसका काम होता है रैलिक्स को चुराने का और अपने मालिक जिसका नाम तायाजुन है उसे देने का, जिसमें वो अपने मालिक को काफ़ी ज़्यादा मालामाल कर देता है। एंड मालामाल होने के बाद जो तायाजुन है वो हियून को फंसा देता है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि जो इसकी पावर्स है वो उसे इन फ्यूचर हार्म कर सकती है। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर तुम लोग समझ गए होंगे कि जो हियून है वो इस जगह में कैसे फंसा हुआ है। और अब जो वो स्नेक है ना वो भी हियून को खाने के लिए आगे बढ़ता है बट तभी साइड से एक आवाज़ आती है और वो बोलती है ओ माई गॉड तुम कितने नॉइजी बनो। और अभी वो स्नेक हियून को खाने से थोड़ा रुक जाता है और फिर हियून काफी चौड़ में उस वॉइस को कहता है अभी तूने क्या बोला। और जो रैली की वॉइस है वो ये बात सुनकर उसे जवाब देती है ओह तो तुम मेरे को सुन सकते हो। और ह्यून जवाब देता है फर्स्ट टाइम में जब मैं एक रैली की वॉइस सुन रहा हूँ और मैं नहीं जानता तो कौन से गॉड से बिलोंग करता है लेकिन तेरे लिए अच्छा ये होगा तुम इस स्नेक को इधर से हटा और मेरे को यहाँ से शांति से जाने दे। और फिर सामने से जवाब आता है क्या तेरे को ऐसा लगता है कि तू इस बॉडी में सरवाइव कर पाएगा? बिकॉज जो उसकी बॉडी है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। जो उसके पैर है वो उसके पास है ही नहीं, वो कट चुके हैं एंड जो पैर होता है ना वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है जो मैं तुम्हें शो नहीं कर सकता अभी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वो स्नेक है वो ह्यून की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और इसी दौरान रैलिक भी उसे काफ़ी कुछ सुना रहा होता है लाइक कि वो पावरलेस है एंड उसका टैलेंट होता भी है तो उसे थोड़ा पहले जन्म ले लेना चाहिए था लाइक ऐसे सबके। और अभी ह्यून भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट और वो उसे काफ़ी गुस्से में कहता है मत बोल अगर तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता था एंड अब मेरा हो रहा है दिमाग खराब और मैं इस बारे में सोच रहा हूँ एंड मैं कुछ भी करूंगा उस कमीने को मारने के लिए। और यहाँ पर वो तायाजुन की बात कर रहा है और अब उस जगह वो उस रैली की रोशनी क्रिएट होती है और जो वो स्नेक है वो भी रुक चुका है और वो रैली ह्यून को बोलता है तूने मेरे को मजा दिलाया और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इस जगह एक जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाए। और फिर वहाँ पर एक बर्ड अपेयर होती है और वो ही उनको बोलती है चल मैं तेरे को एक चांस देता हूँ, अब देखते हैं क्या तो उस किंग के थ्रोन को क्लेम कर पाएगा भी या नहीं। और फिर हम लोग ह्यून का अलग ही सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी आंखें खुलती है और वो सोच रहा होता है कि वो चीज़ क्या थी।
हीरो रैंक या कोई गॉड रैलिक। और जैसे वो अपने पैरों को देखता है ना भाई, वो खड़ा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है अभी। और जो ह्यून के आसपास लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो उसे ही देख रहे होते हैं। और अब ह्यून जब अपने आसपास देखता है, वो सोचता है कि मैं वैसे इस पुलिस स्टेशन में कर क्या रहा हूँ। और जो उसके सामने ऑफिसर बैठा हुआ होता है, वो उसे कहता है, देख भाई तू है कौन, जल्दी बता, हमारे पास पूरी रात नहीं पड़ी हुई तेरे बारे में ही बस जानने के लिए। और अभी ना वो फिर से बैठता है और जो उसके सामने वाला ऑफिसर है वो उससे उसका नाम पूछता है। लेकिन अभी ह्यून के दिमाग में वही सब इंसिडेंट चल रहा होता है, लाइक उस क्रो को लेकर के, वो क्या वो उसका सपना तो नहीं, क्या वो हेलुसिनेशन में तो नहीं था। और अभी ना जो ह्यून के सामने वाला ऑफिसर है वो काफी गुस्से में ह्यून को बोलता है, देख भाई जल्दी मेरे को अपना नाम बता, मेरे को घर भी जाना है, अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना भी है। एंड दूसरा ऑफिसर कहता है काफी शांति से, यार मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, वैसे भी जो ये साल है उसे कहा गया है जहाँ पर कोई भी अपने घर नहीं जाएगा, ये काफ़ी बकवास साल है 2025। एंड ये सुनने के बाद ना जो ह्यून था वो थोड़ा सरप्राइज होता है और उसके बाद कैलेंडर में देखता है और नोटिस करता है, हाँ ये लोग तो सही बोल रहे हैं। एंड इसके बाद अभी बंदा रियलाइज़ कर चुका है कि वो अभी 15 साल पीछे आ चुका है। एंड उसके पास ऑप्शन है, बहुत सारे मौके हैं फिर से जो रैलिक्स है उन्हें कलेक्ट करने का एंड किंग बनने का। इसके बाद ह्यून के सामने उस बच्चे की मॉम आती है जिस बच्चे को कुछ देर पहले ह्यून ने पीटा था। और उस बच्चे की मॉम ह्यून को बोलती है, तो पुलिस वालों की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। और जिस बच्चे को ह्यून ने मारा था ना, उस बच्चे की मॉम सीधे सीधे ह्यून को बोलते है, देख या तो तेरे को मेरे को सेटलमेंट की अमाउंट देनी पड़ेगी या तो तेरे को जेल जाना पड़ेगा, दोनों में से तेरे को क्या करना है तो खुद देख ले। और अभी हम लोग देखते हैं कि जो ह्यून है वो माँ बेटों के सामने झुक जाता है, बिकॉज उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती है। और जहाँ तक बात आती है गलती की, तो जो गलती थी वो पूरे बच्चे की थी, बिकॉज वो ह्यून के सामने जाके उसे टीस कर रहा था, जहाँ पर जो ह्यून था वो थोड़ा उसके ऊपर टफ हो गया। एंड जैसे ही वो उससे धक्का देता है वो सीढ़ियों से गिर जाता है। और ये देखकर उस बच्चे की मॉम का दिमाग खराब होता है और वो ह्यून पे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस थप्पड़ को ह्यून काफ़ी ईजिली रोक देता है। और फिर ह्यून उस बच्चे की मॉम को सुनाते हुए कहता है, जिस इंसान ने फाइट पहले शुरू करी थी वो आपका बेटा था। एंड इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि आप अभी काफ़ी बकवास कर रहे हो। एंड वो लोग सही कहते हैं, जैसी माँ वैसा बेटा। और फिर वो बच्चा बिना ह्यून पे साइड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यून उसके हमले को डॉज करता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे नीचे ज़मीन पे पेल देता है। और फिर उधर पुलिस लोग भी आ जाते हैं जो कि ह्यून को बोलते हैं, अबे साले तुमने यहाँ पे क्या सीन बना रखा है। और ह्यून जवाब देता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो इससे बढ़िया मेरे को जेल में डाल दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ह्यून को क्रिमिनल्स के साथ जेल में डाल दिया गया है। और बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि वो अभी अच्छा फाइट कर पा रहा है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है और उसे जल्दी से पैसा कमाना पड़ेगा अपने यहाँ एक्सवेशन के लिए। और अचानक से जो ह्यून होता है उसके सामने एक स्क्रीन आती है जहाँ पर उसका नाम लिखा जा रहा होता है। और ये सब देखकर ना ह्यून भी लाइक, क्या मेरी आंखें क्रेजी हो रही है, पागल हो रही है। ऐसा तो तभी हैपन होता है जब मेरे पास कोई रैलिक वगैरह हो। और अभी ना फिर अचानक से ही उनके सामने एक स्क्रीन खुलते हैं जहाँ पे उसे दिखाया जा रहा होता है टॉम राइडर के बेसिक 4 स्किल, जहाँ पर उसका एक ही है। एंड वो भी यही होता है कि वो 1 मीटर की जो सराउंडिंग्स है उनको ऑब्जर्व कर सकता है। और अभी ना जो ह्यून था फिर उसके सामने एक न्यू क्विस्ट अपेयर होता है जहाँ पर जो उसके अंदर 4 छुपी हुई स्किल्स है उसे अवेकन करना है। और ये कहानी पूरा सोलो लेवलिंग की तरह, तो तुम्हें मजा भी जरूर आने वाला है। और ये सब देखकर जो ह्यून था वो सोच रहा होता है, 1 मीटर के अंदर मैं सभी चीजों की डिटेल देख सकता हूँ, ये पूरी मेरी आर्किस स्किल की तरह है। और अभी ह्यून बस इतना ही समझ पाता है कि जो स्किल उसके पास पहले थी वो अभी है, एंड अभी और स्किल है जो कि उसे ऑब्टेन करनी है, जिसके लिए उसे मेहनत करनी होगी। और तभी साइड से कोई आता है जो कि ह्यून को जेल से छुड़ा देता है। एंड वो उसे कहता है, वैसे तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। और अब हमें पता चलता है कि जो ये बंदा है उसका नाम डिटेक्टिव किम है और ये उसका बड़ा भाई है और उसने उसे अडॉप्ट किया था जब अपना ह्यून ऑर्फन था। एंड जो किम है वो उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और जब वो लोग रोड पर चल रहे होते हैं तभी जो ह्यून है वो किम से एक सवाल पूछता है कि क्या कहीं आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या किसी ने सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में रिपोर्ट लिखाई। तो किम भी लाइक, अबे तूने पीवी तो नहीं ली है। और फिर किम जवाब देता है, देख यार मेरी वाइफ के पास सुपरनेचुरल पावर्स तो है, बिकॉज पता नहीं कैसे वो मेरे सीक्रेट स्टैश को ढूंढ लेती है। एंड ये सुनने के बाद ना ह्यून समझ जाता है भाई इसे कुछ नहीं पता है। और फिर ह्यून किम के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, जाओ और तुम रेस्ट करो। और फिर ह्यून निकल जाता है एक गली के अंदर और वो बात कर रहा होता है कि अभी उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसा है ही नहीं। एंड जो शुरुआत में जो सबसे अच्छे रैलिक्स है वो अपेयर होंगे यूरोप और अमेरिका में। एंड वो यही सोच रहा होता है कि वो कैसे वो पैसों का बंदोबस्त करे। और तभी उसके सामने उसके सीनियर्स आते हैं जो कि उसे बोलते हैं, बच्चे
तू कहाँ घूम रहा है, तू सबसे छोटा है, तो तेरे को लगता नहीं कि तेरे को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। और उन्हें देखकर किम एक डेविल स्माइल देता है और अपने मन में सोचता है अब मेरे को अपना सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। और अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है पार्क। और पहले ये स्ट्रीट ठग था, लेकिन अभी ये एक आर्ट ब्रोकर बन चुका है और ये अभी अपनी बहन के साथ अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो कि एक आर्ट गैलरी रन करती है। इवन हमें थोड़ा सा पास्ट के पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर जो लोग अभी पार्क ह्यून के सामने आए हुए वो उससे पहले काफी सारा काम करवाते थे, काफी एक्स्ट्रा वर्क कराते थे, और जो ह्यून था वो उनका काम करता भी था। और फिर ह्यून के सामने एक बंदा आता जो कि बोलता है अबे साले ऐसे क्या देख रहा है, मार खाने का तेरे को। एंड फिर ना ह्यून उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का। और अब ह्यून काफी चौड़ में उन्हें कहता है देखो भाई मेरा तुम्हारे साथ अब काम खत्म हुआ, मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद पार्क सामने से ह्यून की तरफ आगे बढ़ता है उस पर घुसा मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ह्यून उसके मुंह पे घुसा मारता है और फिर जो उसका मुंह होता है ना उसे अपने घुटनों से उसका मुंह पे मारता है। भाई बहुत गंदा मारता है वो। और फिर सामने से दो और लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो ह्यून था वो उन दोनों को संभाल लेता है, उन्हें नॉकडाउन कर लेता है। और अब पार्क का दिमाग हो जाता है खराब और वो अपनी नाइफ निकालता है और ह्यून को बोलता है हमने तेरे को बड़ा किया और तू इसकी कीमत ऐसे चुकाएगा, अब क्या मेरे को तेरे को मारना पड़ेगा तेरे को तेरी औकात दिखाने के लिए। और जब बंदा उसकी नाइफ देखता है तो वो थोड़ा सरप्राइज होता है और वो सोचता है क्या ये रैलिक तो नहीं, लेकिन ये चीज इस बंदे के पास कर क्या रही है। और फिर ह्यून सोचता है कि इस चीज को देखकर मेरे को कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो रेलिक्स होता है वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, जिसको देखने के लिए जिसको लेने के लिए जो लोग हैं वो लार्ज टॉम को खोदते हैं। एंड दूसरी तरफ कुछ ऐसे रेलिक्स होते हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर छुपे हुए होते हैं। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जो पार्क है वो ह्यून पे अपनी नाइफ से अटैक करता है, लेकिन जो ह्यून था वो काफ़ी इजीली उसके हमले को डॉज करता है और जो उसकी नाइफ है ना वो उसको पकड़ के भाई उस पर पॉइंट कर देता है। भाई ने उसी फाड़ दी। और फिर दो और बंदे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी ना जो ह्यून है वो उसके इनर साइड को भी देख सकता है उस नाइफ को पकड़ने के बाद। एंड देन वो काफ़ी इजीली उन्हें ढेर कर देता है। और फिर ह्यून काफ़ी गुस्से में उन लोगों को कहता है देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जितने भी तुम्हारे पास पैसे वो मेरे को दे दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं पार्क की बहन को, जो कि पार्क को सुना रही होती है कि भाई तू उस ह्यून से कैसे पिट सकता है और अब इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये तो क्या कर रहा है। और फिर पार्क अपनी बहन को बताता है कल तक वो कमीना फाइट का एक अक्षर नहीं जानता था, लेकिन आज अचानक से उसे क्या हुआ, जो उसकी आंख है वो हमें डेंजरस वाइब दे रही थी। और फिर पार्क की बहन खुद को शांत करती है और अपने भाई से पूछती है तो मेरे को ये बताओ कि तुमने कितना लूज करा अभी। और फिर पार्क कहता है सब कुछ जो था वो मैंने सब खो दिया। एंड फिर उसकी बहन फिर से उस पर चिल्ला बैठती है और बोलती है क्या तुमने उस बुद्धा की स्टैचू को भी खो दिया। एंड पार्क इसका भी हाँ में जवाब देता है। और अब उसकी बहन फिर से उस पर चिल्ला बैठती है बिकॉज काम ही उसने गाली खाने वाले करे। एंड देन उसकी बहन उससे सीधा ऑर्डर दे देती है कि चाहे वो कुछ भी करे, उसे जो करना करे, लेकिन वो उस बुद्धा के स्टैचू को वापस लाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक दुकान का सीन जहाँ पर जो ह्यून है वो उस बुद्धा के स्टैचू को बेचने के लिए लाया हुआ होता है। और जो दुकानदार है वो उसे कहता है देख भाई मैं तेरे को इसके 50,000 वॉनी दूंगा और इससे बढ़िया तो इस बुद्धा के स्टैचू को अपने घर में सजाने के लिए रख दे। और अब ह्यून भी थोड़ा कंफ्यूज और वो सोचने लग जाता है फिर जो पार्क है वो फिर इस स्टैचू लिए इतना गिरगिरा क्यों रहा था, ऐसा बिहेव कराता है जैसे कि इसकी वर्थ 1 मिलियन कुछ हो। और फिर बंदा दुकान से बाहर निकलता है और जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी आर्ट की स्किल का इस्तेमाल करके इसके अंदर क्या स्पेशलिटीज है वो देख ले। एंड देन जैसे वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसे बताया जाता है कि इस बुद्धा के स्टैचू के अंदर कुछ तो सस्पिशियस है। जिसके बाद बंदा उस स्टैचू को ब्रेक करता है और उसके अंदर से निकलती है एक बोतल। और जो बोतल है ना वो कोई आम बोतल नहीं होती बिकॉज इसके अंदर होता है लिक्विफाइड नशा। और जो ह्यून है वो समझ चुका है कि इनके काफ़ी सारे आर्ट वर्क है और वहाँ पे भी शायद ऐसा हो सकता है कि इन्होंने यही सब चीज़ें रखा हुआ हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं पार्क की बहन को, जहाँ पर जो पुलिस वाले वो उसके भाई को उसके सामने लेके आ रखे होते हैं। और पार्क की बहन उन सभी को बोलती है यहाँ पर क्या चल रहा है। और पार्क ना काफ़ी मुंह बनाते हुए कहता है बहना हम लोग फंस गए, अब हमारा गेम ओवर। और फिर उसकी बहन बोलती है अबे साले ये तो क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब जो ऑफिसर किम है वो अपनी आईडी कार्ड पार्क की बहन को दिखाते हैं और बताते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम लोग ड्रग स्मगल ही नहीं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो। और फिर पार्क की बहन उन्हें जवाब देती है सर आप ये क्या बकवास कर रहे हो,
हमारा तो एक छोटा सा आर्ट वर्क का बिजनेस है। और फिर किम उन्हें वो बोतल दिखाते हैं जिसके अंदर ड्रग भरी हुई है जो कि उनसे रिलेटेड है। और फिर वो उन्हें कहते हैं तुम लोग हमेशा बहाने क्यों बनाते हो जब तुम लोग फंस जाते हो। तो इवन किम पार की बहन को ये तक कह रहे थे कि हम लोग तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास वेयर हाउसेज भी जहाँ पे तुमने इन सब चीज़ों को रखा हुआ है। और ये सुनने के बाद ना पार की बहन काफ़ी नर्वस हो जाती है और पार की बहन यही सोच रही होती है ये लोग इनके बारे में नहीं, इवन ये लोग ये भी जानते हैं कि हमारे वेयर हाउसेज भी है। बट कोई बात नहीं, जो सभी वेयर हाउस है उसके अंदर ताला लगा हुआ है तो ये लोग खोल नहीं पाएंगे। और अब पार्क की बहन थोड़ा चिल्लाते हुए सामने वाले ऑफिसर को बोलते हैं सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, और अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है तो आपके पास कोई भी राइट नहीं है हमें गिरफ्तार करने का। लेकिन तभी जो किम थे वो उसे एक कॉल सुनाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो किम के साथी है उन्होंने उनके जो सभी वेयर हाउस है जहाँ पे आर्ट वर्क के अंदर क्या रखा हुआ था वो पता लगा लिया था। और फिर इतना एविडेंस मिलने के बाद फाइनली जो पार्क की बहन होती है उसे गिरफ्तार होना पड़ता है और अब वो जेल में जा रही होती है। और अब रात में जब जो ह्यून है वो अपने घर जा रहा होता है तभी जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे मैसेज करता है और बोलता है कि उसे उस पर गर्व है और जो उसने काम किया है उसके बदले उसे रिवॉर्ड पैसा ही मिलता है। और अभी ह्यून ये सोच रहा होता है कि अभी उसे पैसों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस चीज़ की चिंता उसे करनी है वो है ताइजुन की वो उससे पहले रेलिक्स ना ढूंढ ले। और अब जैसे बंदा अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है भाई वो शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसके सामने उसका घर होता ही नहीं है, क्योंकि जो उसका घर है वो पूरा कवर्ड एक टॉम से हो रखा है। जो सब देखने के बाद ना जो वहाँ के सिविलियंस होते हैं वो भी काफी पैनिक मोड में होते हैं और जो उनके सामने आर्मी मैन होता है वो उसे कह रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है मेरे को बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा हमारा घर कहाँ पर है। और अभी ना ये सब देखकर ह्यून भी सोच रहा होता है कि ये तो नॉर्मल है कि जो सभी लोग हैं वो पैनिक करेंगे और जो रैलिक एंड टॉम होते हैं उसके अंदर काफी एनोनिमस अमाउंट में पावर छुपी हुई होती है जिससे वो हाई अमाउंट में डिस्टरबेंस करते हैं। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यून कहीं और था और उसे अपने दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जो उसका अपार्टमेंट है वो डिसअपेयर हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अभी क्या करे। एंड पहले तो ह्यून उसकी बात नहीं समझ पाया था बिकॉज वो कहीं और था। एंड देन जैसे वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि जो सभी चीज़ें है वो नॉर्मल है और फिर उसे समझ आता है कि उससे पहले वहाँ पे किसी और नहीं जो टॉम है उसे क्लियर कर लिया है। और फिर ह्यून अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करता है और यही सोच रहा होता है कि जो भी इस चीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे आसपास ही है, मेरी सराउंडिंग्स में ही है, लेकिन इस बार मैं नहीं हारने वाला, वो रैलिक मेरा है। और तभी साइड से हम लोग एक मिलिट्री मैन को भी देखते हैं जो कि एक बंदे पर सिविलियन पर गन पॉइंट कर दिया और जब ये चीज ह्यून देखता है तो वो उस मिलिट्री मैन के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है जिसके बाद वो अपने होश में आता है और ह्यून उसे बोलता है तो मेरे को पहले ये बता कि जो मिलिट्री है वो इस जगह पर कर क्या रही है। और वो मिलिट्री मैन जवाब देता है बिकॉज ये जो मामला है वो पुलिस सॉल्व नहीं कर पाएगी। एंड देन अब जो ह्यून है वो उससे पूछता है कि एक्चुअली बात क्या है। एंड पहले तो जो वो मिलिट्री मैन था वो थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन जब ह्यून बोलता है कि वो उसकी शिकायत कर देगा सिविलियंस पर गन पॉइंट करने के लिए तब बंदा डर जाता है और फिर उसे बताता है। और फिर वो मिलिट्री मैन उसे बताता है ह्यून को कि वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले, लेकिन उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इवन वो लोग यहाँ पर फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी लाए हुए हैं। नाउ अब ह्यून को समझ आता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और वहाँ से जाने से पहले ह्यून उस मिलिट्री मैन को शुक्रिया वगैरह भी कहता है। इवन ये भी कहता है कि उसकी वजह से वो यहाँ पर सेफ फील कर रहा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अमेरिकन CIA एजेंट को जो कि किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे बोलती है कि क्या तुम श्योर हो ना जो कोरियन गवर्नमेंट है वो टॉम के बारे में अभी कुछ नहीं जानती। और इस औरत का नाम ना लिंडा वॉकर होता है जिसको हम लोग केवल लिंडा ही बोलने वाले हैं। और अभी ना बेसिकली इनका प्लान ये होता है कि ये लोग टॉम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और अगर इनसे पॉसिबल होता है तो ये लोग रैलिक को भी अपने साथ लेके आ जाएंगे। और फिर उधर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम एबे कियोशी होता है जो कि जापानीज एग्जीबिशन टीम का मेंबर है। और वो लिंडा को कहता है वैसे तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो। और इनके बीच ना टॉम और रैलिक को लेकर ही अभी डिस्कशन चल रहे होते हैं और ये सब पीछे से अपना ह्यून भी देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये लोग अभी कुछ समय से यहाँ पर खड़े क्यों हैं, क्या ये CIA एजेंट और जापानीज एग्जीबिशन टीम का मेंबर तो नहीं है। और अब हमें बताया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जो टॉम की अपीयरेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले टॉम और रैलिक के जो एग्जिस्टेंस है उनके छोटे छोटे लक्षण ही दिखाई दिए थे। और कुछ ही कंट्री थी जो कि इन सब चीजों के बारे में अवेयर थी जिसके अंदर इंक्लूड था अमेरिका
और जापान। और अब हमें वो गेट दिखता है जहाँ पर जिसका यूज़ करके जो ह्यून है वो उस टॉम के अंदर एंटर कर पाएगा। और हमें ये बताया जाता है कि जो रेलिक्स है वो काफ़ी फनी एंटिटी है, वो खुद को ऐसे दिखाता है जिससे जो सभी लोग हैं वो उन्हें नोटिस कर ले। और इसके बाद वो उस जगह जाता है जिस जगह यू लिखा हुआ था, और फिर ना वो उस जिस जगह यू लिखा हुआ है वो उस जगह कट कर देता है अपनी शॉर्ट से, जिसके बाद उधर एक बड़ा सा धमाका होता है। और जो लिंडा और एब है ना वो भी इस चीज़ों को देख रहे होते हैं, और एब बोलता है कि जो एंट्रेंस है वहाँ से लाइट आ रही है। और इसके बाद वो लोग उस जगह जाते हैं जिस जगह से वो रोशनी आ रही होती है। और जो एब है वो उस गुफा के अंदर देखने की ट्राई करता है लेकिन देख नहीं पाता बिकॉज अभी अंदर काफी ज्यादा रोशनी है। फिर जो लिंडा है वो उस गुफा के अंदर एक पत्थर डालती है, और पत्थर डालने के बाद उन्हें समझ आता है कि अंदर कोई वाटर बॉटम है, जिसके बाद अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस गुफा के अंदर एंटर करेंगे एंड देन वो एक जंप लगा देते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग ह्यून को देखते हैं जो कि टॉम के अंदर ही होता है, एंड उसे ना किससे गिरने की आवाज़ आती है और वो समझ आता है कि वो बेवकूफ़ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। एंड देन वो साइड से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जो कि उनके लिए काफ़ी परेशानीजनक बनने वाला है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लिंडा और एबे को, और एबे को पता चलता है कि जिस पानी के अंदर वो गिरा है वो गदर का पानी है। और लिंडा फिर उसे बोलती है तो काफ़ी स्मार्ट है ना, तो ऐसे कूद गया बिना कुछ सोचे समझे। एंड देन तभी उन्हें साइड से एक आवाज़ आती है जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारा पानी आ रहा है और पानी ने ना उन्हें डुबा दिया है, और ये ह्यून के ट्रैप में से एक होता है। और दूसरी तरफ हम लोग ह्यून को देखते हैं जो कि फाइनली उस जगह पहुँच चुका है जहाँ पर उसे रैलिक ऑब्टेन होगा। और जो ही उनके सामने झील होती है उसके अंदर बंदा अपनी शॉर्ट को गिरा देता है, और जो ही उनने नाइफ गिराई थी उस पानी के अंदर, उसके बाद वहाँ से एक बड़ा सा सांप निकलता है जो कि ह्यून से पूछता है कौन सी नाइफ तुमने इस झील के अंदर गिराई थी, या ये गोल्ड नाइफ या फिर सिल्वर नाइफ। और फिर हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि जो ये टॉम है उसे कहा गया है सिल्वर एक्स और गोल्ड एक्स, जहाँ पे बेसिकली अपने ह्यून को अपनी होनेस्टी की परीक्षा देनी है। और जो ह्यून है ना वो उसे जवाब देता है ये दोनों नाइफ मेरी नहीं है। और ये देखने के बाद ना वो सांप भी चौंक जाता है, और फिर वो उसके सामने उसकी नाइफ लाता है और बोलता है क्या ये तुम्हारी नाइफ नहीं है। और फिर ह्यून उसे जवाब देता है क्या मैं पास आकर चेक कर सकता हूँ कि एक्चुअली में ये मेरा वेपन है भी या नहीं। और फिर वो उसे पास आने की इजाजत देता है, और जैसे ही बंदा अपनी नाइफ पकड़ता है वैसे ही वो उस सांप का जो मुंह है ना उसे काटने लग जाता है। और फिर वो सांप उसे कहता है तू कर क्या रहा है, तूने तो ट्रायल पहले से पास कर दिया, तो अब ये करने की क्या जरूरत है। और फिर ह्यून जवाब देता है मैं तुम रेलिक्स पर कभी भरोसा नहीं करने वाला, इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं जीत भी गया, इस मैंने ट्रायल को पास कर भी लिया, तो तुम मेरे को कोई नॉर्मल गिफ्ट दोगे, तुम रेलिक्स सभी सेम ही हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे गिफ्ट से एक साइकोपाथ बन जाऊं। और ये सब सुनने के बाद ना वो सांप भी लाइक भाई तू ये सब जानता कैसे है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो ओरिजिनली इस गेम का विनर था वो टर्न आउट हो गया एक सीरियल किलर में, एंड ऐसे जो रेलिक्स है उनकी वजह से काफ़ी सारी जो जान है वो गई है आम लोगों की। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपना ह्यून है वो उस सांप की बैंड बजा रहा होता है। और अभी तुम लोग इतना समझ गए होगे कि ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद जो रेलिक्स है वो यूज़र को डिफरेंट एबिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। और हमें सरप्राइजिंग चीज़ ये पता चलती है कि रैली के साथ कुछ टाइम बिताने के बाद जो ह्यूमंस है वो काफ़ी सिकनेस उन्हें बीमारी आ जाती है, बिकॉज उनका पर्पस उन्हें हार्म करना है, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमंस को लेकर हेट्रेड भरी हुई है। और फिर हम लोग देखते हैं अभी जो अपना ह्यून है वो उस नाग सांप पर अपना डोमिनेंस दिखा रहा होता है। और अभी हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि अगर तुम्हें रेलिक्स को यूटिलाइज करना है तो तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम उससे हैंडल नहीं कर पाओगे उसकी पावर्स को। और हमें ये भी पता चलता है कि जो टैलेंट्स है उसे 3 हिस्सों में 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप होता है सोशेबिलिटी, जिसके अंदर यूजर और जो उसका मास्टर है उनके बीच एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप होती है। और सेकंड ग्रुप होता है डोमिनेंस का, जहां पर तुम लोग समझ गए होगे कि इसके अंदर जो यूजर है वो अपने रेलिक्स पर रैलिक पर डोमिनेट करता है। और लास्ट ग्रुप हो गया कंपैटिबिलिटी का, जिसके अंदर जो यूजर और रैलिक है उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। एंड तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जो उनका मिलन है ना वो भाई पहले से डिसाइड हो रखा था। एग्जाम्पल के लिए म्यूजिशियन और जो उसका इंस्ट्रूमेंट रैलिक है वो। और जो मेजोरिटी में लोग है वो सुनते हैं सोशेबिलिटी का, जिसके अंदर वो अपनी रैलिक की पूरी पावर को
इस्तेमाल कर पाते। लेकिन ये काफ़ी ब्रूटल रूट है, क्योंकि जब जो रैलिक है वो अपने मास्टर के साथ फ्रेंडली होना शुरू हो जाता है तब वो एक पॉइजन को रिलीज करता है। और अब हम लोग देखते हैं ह्यून को, जो कि उस स्नेक पर अटैक किया हुआ था कर रहा होता है और बोलता है दैट्स वाई मैं अभी सोशेबिलिटी के अंदर नहीं जाने वाला, तो मेरे को अपने आप को सबमिट कर दो रैलिक। एंड अब वो पॉइंट आता है जब वो रैली का गेम ओवर हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक गोल्डन एक्स। जिसके बाद अब हमें ह्यून की स्किल दिखाए जाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट स्किल होते है स्पाई की, और इसके अंदर बंदा 1 मीटर के अंदर जो कुछ भी है उनकी डिटेल्स को देख सकता है। एंड सेकंड स्किल हो गई लिंग्विस्टिक की, इसके अंदर बंदा किसी भी लैंग्वेज को, कोई सी भी किसी भी कंट्री कोई रैलिक की लैंग्वेज उन सभी को अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड थर्ड चीज़ हो गई थर्ड स्किल हो गई टॉम एक्सवेशन, इसके अंदर बंदा टॉम को लेकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकता है। एंड जो फोर्थ स्किल है वो अभी भी अननोन है। और जब बंदा वहाँ से जा रहा होता है तभी उसके पीछे एक और स्क्रीन खुलती है और सबसे पहले में लिखा हुआ होता है रैलिक अब्यूज़र, और इसके अंदर हमें बताया जाता है कि उसने टाइटल को अनलॉक कर दिया और इसलिए वो लोग उसके डोमिनेंस टैलेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जहाँ पर रैलिक का डोमिनेंस होता है A+ एंड रैलिक की सोशेबिलिटी होती है D। और इन सब चीज़ों से ना ह्यून को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है हमें वो पॉन्ड मिल गया। और उस जगह ना लिंडा और एबे आए हुए होते हैं, बट अपना ह्यून भी सही वक्त में छुप गया था। और एबे कह रहा होता है ये तो वैसी है जैसा हमें उस प्रोफेसी ने बताया था। और फिर एबे उस झील के अंदर अपनी एक बोतल डालता है, बट इस चीज़ को देखकर लिंडा उसे कहती है अबे तू वैसे कर क्या रहा है, तेरा प्लान क्या है। और ये सब चीज़ें पीछे से अपना ह्यून भी देख रहा था और एक स्माइल के साथ अपने मन में सोच रहा होता है ये कमीने काफ़ी लेट हो गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये लोग मेरे रास्ते में आ जाए। और अभी बंदे का प्लान बनता है उन्हें अपने रास्ते से हटाने का, लेकिन जैसे ही वो उन पे आगे बढ़े उससे पहले उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर जो उसकी नाइफ है उसकी रैंक C होती है, नॉर्मल ग्रेड है। एंड इसके अंदर जो मैक्सिमम यूजेज है वो 100 है, लेकिन अभी तक उसने 54 इसका मतलब हाफ नाइफ को इस्तेमाल कर लिया है। और अभी ना एबे काफ़ी बावला हो चुका है, उसे समझ नहीं आता यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लिंडा को बता रहा होता है कि मेरे को प्रोफेसर ने कहा था कि मेरे को इस पॉन्ड के अंदर एक रैलिक डालना है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या करूँ। एंड ये सुनने के बाद ना लिंडा उसे कहती है क्या तुम्हारे जापान में एक ऐसा बंदा जिसके पास प्रोफेसर वाला रैलिक है। एंड जो एबे था वो कहता है मैं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इंपॉर्टेंट है कि अभी हमें करना क्या है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ह्यून पर, जहाँ पर वो अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके जो टॉम है उसे क्लोज कर देता है। एंड अभी जो सभी पत्थर जो पूरा टॉम है ना वो अब गिरना शुरू हो चुका है। और अब हमें ये दिखाया जाता है कि जब ह्यून अपने घर की साइड जाता है तो जो सभी चीज़ें है वो नॉर्मल हो चुकी है और जो सभी लोग हैं वो अपने रूम्स में जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एबे को, जिससे कॉल में अभी पता चलता है कोरिया में एक और प्रोफेसी आ चुकी है जिसने उस रैली को ऑब्टेन किया। और ये सुनने के बाद अपना एबे भी लाइक क्या तुम ये बात मेरे को पहले नहीं बता सकते थे। और अभी जो एबे को इंस्ट्रक्शन मिलता है वो ये है कि अभी उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है उस बंदे को ढूंढने का, क्योंकि जल्दी एक और रैलिक अपेयर होने वाला है। तो इसीलिए वो उसे ये बताते हैं कि अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई सी भी गलती उससे नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम लोग ह्यून को देखते हैं जो कि अपने PC पर होता है और अभी तक उसे टेकी BM कंपनी के बारे में कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और ह्यून के पीछे से ना उसका रूममेट भी आता है और ह्यून उसे बोलता है डोंग यून क्या तुमने कभी भी न्यूज़ में TK-BM के बारे में कुछ सुना है। तो जो डोंग यून होता है वो मना कर देता है और इसको हम लोग डोंग ही बोलने वाले हैं। और फिर ह्यून उसे बोलता है कि मेरे को TK-BM के CEO के बारे में कुछ जानना है। एंड देन ह्यून जवाब जो डोंग है वो बोलता है वैसे मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ही तुम्हारे काम से रिलेटेड हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो लार्ज कंपनी के CEO है वो छोटे कंपनी से मिले हो। और अभी ना जो अपना ह्यून होता है वो फिर इसे क्विट करने का सोच रहा होता है, क्विट कर देता है, लेकिन अचानक से पार्क की गैलरी को देखकर लेकर उसके दिमाग में कुछ आ जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं पार्क की बहन के बंदों को, तुम लोग कह सकते हो उन लोगों को जो कि उसके अंडर काम करते थे। एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी जो पार्क की बहन है वो अरेस्ट हो चुकी है और वो लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। और जो तुम अपने सामने बंदा देख रहे हो इसका नाम होता है ह्यूंग निम। और वो अपने साथी को बोलता है ये सारी चीज़ साली ह्यून की वजह से हुई है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जब वो लोग शैतान की बातें कर रहे थे शैतान का कॉल हाजिर। एंड ये देखने के बाद ना निम और उसके साथ ही काफी चौंक जाते हैं और ये बात कर रहे होते हैं कि ये साला कॉल हमें कर क्यों रहा है। और कॉल पिक करने के बाद निम उसे यही कहता है अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई,
हमारी नूना को जेल भेजने की। और फिर ह्यून काफी चौड़ में उन लोगों को बोलता है, तुम अभी स्टिल इस बिजनेस के अंदर हो ना, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अभी तक अपना लिक्विडेशन साइन नहीं करा। और फिर नहीं मुझे जवाब देता है, सो कमीने तो हमसे चाहता क्या है, तेरी वजह से जो नूना है वो जेल में चलेगी और जो हमारा आर्ट वर्क है वो कन्फिस्केटेड हो गया एंड अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने काम को शट डाउन करने के अलावा। और फिर ह्यून उसे बोलता है, अगर तुम अपने बिजनेस को शट डाउन नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मिडास को ज्वाइन करो। और ये सुनने के बाद जो सामने वाले लोग थे वो काफी चौंक गए थे। और अब हमें मिडास के बारे में बताया जाता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीक्रेट ऑक्शन हाउस है जो कि लोकेटेड है लॉस वेगस में। और इस जगह को इस नाम से भी जाना जाता है कि इस जगह में ग्रेटेस्ट ट्रेजर रखे जाते हैं। एंड वो इस बात को भी अच्छे से जानता है कि जो ताएजुन है वो उस ऑक्शन को अटेंड करेगा एक्सट्रीमली पावरफुल रेलिक्स को ऑब्टेन करने के लिए। और अब हम लोग देखते हैं ह्यून को जो कि उन बंदों को कह रहा होता है कि इस महीने तुम्हें उधर जाना है, मेरे लिए कुछ आइटम ढूंढने हैं एंड उस बंदे का पता लगाना है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और जिस बंदे के बारे में उन्हें पता लगाना है उसका नाम है जेके और उसका फुल फॉर्म होता है जैक काइमिन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेके बुलाने वाले हैं। एंड ये ताएजुन को जानता है एंड उसके अक्सर काम भी आ चुका है। और ह्यून उन्हें ये भी कहता है, देख अगर तेरे को उसके बारे में पता ना चले तो मेरे को सिंपली बता दियो, लेकिन अगर तूने मेरे को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो मैं तेरा गेम बजा डालूंगा। और पहले वो लोग ह्यून की बातों को रिफ्यूज कर रहे होते लेकिन एट द एंड उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ह्यून को जो कि घर से निकल रहा होता है एंड जाने के लिए रेडी होता है रैलिक हंटिंग के लिए। और फिर बंदा जाता है एक कोल्ड ड्रिंक शॉप पे और अब बंदे को ना ऐसा लग रहा होता है कि शायद जो टॉम है वो यहीं आसपास अपीयर होगा। और फिर उसके सामने एबी भी आता है जो कि काफी गुस्से में उसे कहता है, अबे साले हट जा, तेरी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा। और ये बात ना वो काफी रूड तरीके से कह रहा होता है। और जो एब है वो अपने ह्यून को नहीं जानता लेकिन ह्यून एबी को जरूर जानता है। और फिर वो चिल्ला दे उसे कहता है, अबे शांत हो, क्या लगता है मैं तेरी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद ना जो एब था उसकी फट जाती है और वो सोचता है क्या ये जापानीज सुनी है। और फिर एब ह्यून के सामने थोड़ा सही से बात करता है, बोलता है क्या आप भी जापानीज हो, मेरे मैनर्स को माफ करना क्योंकि मेरा आज का दिन ना काफी खराब जा रहा है। और फिर ह्यून भी लाइक कैसा लगा मेरा मजाक, मैं तो कोरियन हूँ। और ये सुनने के बाद फिर से एबे की फट जाती है। और जब ह्यून अल्कोहल के पैसे कटवा रहा होता है उसके पीछे ही एबे बोलता है, अबे तू मेरे को जानता भी है कि मैं हूँ कौन। और जो ह्यून था ना वो उसकी पॉकेट से रैलिक को भी सेंस कर पा रहा था और वो यही सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास रैलिक तो है लेकिन ये उसके ऑरा को छुपा नहीं पा रहा जैसा मैंने एक एमेच्योर से एक्सपेक्ट किया था। फिर ह्यून सोचता है, मैं नहीं जानता कि इसके पास किस तरह का रैलिक है लेकिन मेरे को इसका रैलिक चाहिए। और वो अभी अल्कोहल को सेक भी कर रहा होता है। और फिर बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि जब कोई कुछ कह रहा हो ना तो शांति से उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और फिर वो उसके मुंह पे कोल्ड ड्रिंक ला देता है, आई मीन कोल्ड ड्रिंक नहीं अल्कोहल। बट कुछ देर बाद ही उधर भूकंप आने शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ ना वहाँ पे सभी के लिए सरप्राइजिंग होती है। और अभी ह्यून रैली की तरफ भाग रहा होता है, आई मीन रैली के लिए भाग रहा होता है। दूसरी तरफ जो एब है वो सोच रहा होता है, भाई जैसा प्रोफेसर ने बताया था अब वैसे ही हो रहा है, अब यहाँ पर भी एक और रैली आने वाला है। और फिर उसे कॉल भी आ जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि एक और उसके लिए बुरी खबर है क्योंकि जिस इंसान ने गोल्ड और सिल्वर एक्सेस को लिया था वो उसके पास ही आ रहा है। इवन उसे अल्कोहल से भी चिंता करना होगा। एंड ये सुनने के बाद ना बंदे को समझ आता है, भाई ये उसी बंदे की बात कर जिससे मैं पहले कुछ समय पहले बात कर रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग ह्यून को देखते हैं जो कि अपने मन में आसपास का नजारा देखकर सोच रहा होता है कि जो ये ऑरा है वो खून का प्यासा है। और जो ये टॉम है वो पहले वाले टॉम से काफी ज्यादा अलग है और इस बार का जो रैली है वो काफी ज्यादा गंदा होने वाला है। लेकिन तभी उसके पीछे एबे आता है जो कि बोलता है, अबे यहाँ पे हिलियो मत नहीं तो मार डालूंगा। और उसने ना ह्यून की तरफ अपनी गन को पॉइंट करा हुआ है। और तभी जो अपना ह्यून है उसके सामने एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि जो इंटेंस ऑरा है वो उसकी तरफ ही आ रहा है तेजी से। और फिर जिस जगह वो लोग खड़े होते हैं पहले तो वहाँ से रोशनी आती है एंड देन वहाँ से काफी बड़ी लाइटनिंग चमकनी शुरू हो जाती है जिसे तुम खुद देख सकते हो। और इस मैच के अंदर अब सिविलियंस भी फंस चुके हैं और उनके आसपास ब्रोकन शॉट क्रिएट हो रखी होती है। और इन सब चीज़ों को देखकर ह्यून समझ जाता है इस बार की जो रैलिक है वो लोगों को हार्म करना चाहती है। और इस जगह ना ह्यून पहले भी अपनी पास्ट की लाइफ में जा चुका है और इस जगह का नाम होता है मुरामासा जहाँ पे कटाना रैलिक्स पाए जाते हैं। और अब हमें बताया जाने वाला कि जो कटाना रैलिक्स है वो एक्चुअली में क्रिएट कैसे हुए थे। जो मुरामासा है वो एक फेमस स्वॉर्ड स्मिथ थे जापान के ड्यूरिंग द मुरामाची पीरियड जिन्होंने मुरामासा स्कूल को ढूंढा। और जो सभी कटाना थी वो मुरामासा स्कूल के थ्रू ही बनती थी और ये काफ़ी एक्सट्रीमली फेमस
और इसे मास्टरपीस भी कहा जाता था। लेकिन जब इनकी रिलेशनशिप शोगुन तोकुगावा इयोसु से बिगड़ी थी, और जो ये नाम है ना गाइज वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है थोड़ा गलती हो गई हो तो उसे थोड़ा इग्नोर करना। लेकिन ये तब बिगड़ते जब इनकी रिलेशनशिप बुरी होती है और फिर उनके ग्रैंडफादर और जो उसके भाई थे उन सभी को उन कटाना से मारा जाता जो मुरामासा ने बनाया था। और इस मेजर इंसिडेंट के बाद जो टोकुगावा है उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो मुरामासा ब्लेड्स है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जो मुरामासा कटाना है वो एक कर्स कटाना है, जो कि फिर फैलना शुरू हुई। और अभी ह्यून ये बात अच्छे समझ चुका है कि जिस रैलिक से उन्हें डील करना है वो ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। और फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि जो ये ऑरा है वो उसकी बॉडी को डैमेज पहुंचा रहा है और इसलिए उसे स्किन प्रोटेक्शन को ऑन करना होगा। जिसके बाद अभी ही उनकी जो स्किन है वो जलनी शुरू हो जाती है। बट अचानक से जब वो अपनी स्किन को देख रहा था उसके पीछे एबे आता है और बोलता है भाई मैंने तेरे को पकड़ लिया। और उसने ह्यून के पीछे अपनी गन को पॉइंट करा और बोलता है तो अपने बैकपैक और अपने पॉकेट दोनों को खाली कर। और अभी ह्यून फिर दोनों हाथ अपने खड़े करता है और बोलता है देख भाई जो तू कर रहा है वो चोरी है और वैसे मेरे को तेरी बात क्यों सुननी चाहिए। और एबे जवाब देता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं तेरे को शूट करूंगा। और फिर बंदा काफी चौड़ में कहता है चल फिर शूट करके दिखा। और जैसे ही एबे ह्यून के पैरों पे शूट करता है वैसे जो उसका हाथ है वो अचानक से अपने आप ही डैमेज हो जाता है। जिसके बाद ह्यून एबे को जमीन पे पटकता है और जो जमीन के अंदर ज़ॉम्बी टाइप के छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं ना वो उसे पकड़ लेते हैं। और इस मौके का फायदा ह्यून उठाता है और वहां से आराम से निकल लेता है। और फंसने के बाद ना एबे अपने सामने वाले लोगों को कहता है तुम लोगों डरने की कोई भी जरूरत नहीं, जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में, बट कोई है जिसे जापानीज आती है। और फिर एक बंदा एबे के पास आता है और बोलता है मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। और फिर एबे उससे पूछता है देन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। और फिर वो बंदा जिसे जापानीज आती है वो ये बात अपने साथी को बताता है एंड वो लोग ना इस चीज़ के लिए रेफ्यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जो ये बंदा है वो काफ़ी खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है उनके पास, बिकॉज उसके पास गन होती है। और एबे अपनी बात मनवाने के लिए कन्विंस करने के लिए उन्हें अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है। जिसके बाद क्या होता है वो हमें अभी नहीं दिखाया गया। और दूसरी तरफ हम लोग ह्यून को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली एबे के जो पॉकेट था उसके अंदर से उसके रैलिक्स को चुरा लिया है। और जो रैलिक उसके पास थे वो था एक रोप ब्रेसलेट और एक छोटा सा केज जिसके अंदर केक भरा हुआ था। और ये ना हमें इसका यूज हमें थोड़ा सा बाद में देखने को मिलने वाला है बट इसी एपिसोड के अंदर। और फिर ही उनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है यू हैव अवेकन द टॉम राइडर बेसिक स्किल निबल फिंगर जिसकी रैंक F है। जिसके बाद ही फाइनली अब बंदा फुल फ्लैश टॉम राइडर बन चुका है। एंड देन उसकी तुम लोग स्किल देख सकते हो जहाँ पे जो 4 स्किल उसे ऑब्टेन करने को कहा गया था उसने वो ऑब्टेन कर लिए। जिसके बाद अब जैसे वो इस काम को ख़त्म करेगा वैसे उसे एक न्यू रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट अचानक से ह्यून के सामने किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लोग कह रहे होते हैं हमें बचाओ। और ह्यून भी लाइक वहाँ पे चल क्या रहा है वैसे। और फिर बंदा जैसे ही सामने जाता है वो देखता है कि नीचे गुफा के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे डरे हुए हैं और कुछ लोग ना कुछ लोगों पर अटैक भी कर रहे होते हैं। और जो एक लड़की होती है ना वो भी अपना आपा खो रखी होती है बिकॉज उसने उस नाइफ उस कटाना को पकड़ा हुआ है। और अभी ह्यून ये बात ऐसे जानता है कि जितने लोग भी उस नाइफ को पोजेस करेंगे वो सभी लोग उस नाइफ के कंट्रोल में आ जाएंगे और इसके बाद उन्हें छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होगा। एंड एट दी एंड सभी लोग एक दूसरे पर हमला करेंगे और उनका गेम ओवर हो जाएगा। और अभी ह्यून के सामने एक ब्रिज भी होता है जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर ह्यून अच्छे जानता है कि जितने लोग भी यहाँ पे गेम ओवर होगा उससे जो ये ब्रिज है वो उतना ज़्यादा डेवलप होता जाएगा। एंड ये एक सेक्रीफाइसल ट्रैप है। और फिर ह्यून सामने आता है और उन सभी लोगों से पूछता है कि ये काम उनके साथ किसने किया, क्या वो पहले वाला जापानीज बंदा तो नहीं है। जिस बात पर ना वो लोग एग्री करते हैं। इसके बाद बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और फिर वो पीठ की तरफ छलांग लगा देता है और उसके सामने होती है काफ़ी सारी टूटी हुई शॉट्स। लेकिन वो अपनी नाइफ से सभी शॉट को काट के रख देता है। एंड देन जो लड़की जो पोजेस हो गई थी फिर वो भी ह्यून की तरफ आगे बढ़ती है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन ह्यून उसकी तरफ रोप को फेंकता है एंड देन वो लड़की रोप से बन जाती है और ह्यून के सामने गिर जाती है। और जो उसका C रैंक का रैलिक था वो भी उसे कहता है तू है कौन, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो तेरे सामने लड़की है उसे मार डाल। जो सुनकर ह्यून भी लाइक इस C रैंक का रैलिक मेरे को बताएगा मेरे को क्या करना है, ले तेरे को फेंक दिया अब बता तू क्या कर लेगा। और जो वो नाइफ होता है ना उसके अलग ही चुल होती है। वो कह रहा होता है लड़की चल खेलते हैं मेरे साथ खेल। और ये सुनने के बाद ना ह्यून भी सोचने लगता है साला कितना भाई कितना कमीना ये। और फिर ह्यून उससे अपनी रस्सी वापस लेता है और बोलता है रैलिक जब अकेले होते हैं वो कुछ भी कर बैठते हैं। और अब ह्यून सभी को बोलता है तुम लोग मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें जाना कहाँ पर है, लेकिन
कोई भी सवाल मत पूछना और मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एबे को, जो कि काफी खुश होता है बिकॉज उसे लग रहा होता है कि जो ये रैलिक होने वाली स्वॉर्ड वाली वो उसके पास आने वाली है। लेकिन जब वो कटाना ढूंढ रहा होता है तब भाई वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है बिकॉज जितनी भी कटानास वो ढूंढ रहा है वो सभी नकली होती है। बट कुछ देर बाद एबे के पीछे वो लोग आ जाते हैं जिन्हें एबे ने पीठ के अंदर ढकेला था और वो लोग कह रहे होते हैं ये तो वही कमीना है जिसने हमें maरने की कोशिश करी थी। एंड देन एबे का भूत बना देते हैं वो लोग। और फिर उधर ह्यून भी आता है जो कि एबे को ताने मारते हुए कहता है यार तू सीरियसली कितना गधा है, तू मुझसे काफी पहले आ गया लेकिन तू अभी तक एक रैलिक को नहीं ढूंढ पाया। और फिर ह्यून अपना एक्स निकालता है जिसके बाद जो रियल कटाना है वो साइन करने लग जाती है। और फिर बंदा अपनी कटाना लेता है और जो कटाना है वो हीरो कह रही होती है कि अभी वो ब्रोकन है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। एंड अगर वो उसकी पूरी पावर को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे 10 ह्यूमंस को सेक्रीफाइस करना होगा। और फिर ह्यून बोलता है वेपन रैलिक हमेशा ऐसी होते हैं, क्या ये मेरा ट्रायल है? और वो वेपन जवाब देता है हाँ तो जाओ अब ह्यूमंस को मार डालो। और अब उस कटाने के अंदर से रेड लाइट निकल रही होती है और ह्यून भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वैसे अपने ऊपर डोमिनेट क्यों करने दूं। और अभी ना जो वो कटाना है उसे भी समझ नहीं आ रहा कि ह्यून क्या कर रहा है उसके साथ। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कटाना से मैसिव एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन जब वहाँ से धुआं हटता है तो हम लोग देखते हैं अपना ह्यून काफ़ी सेफ होता है। एंड फाइनली अब ये जो टॉम्ब है वो क्लियर हो चुका है। और फिर बंदा अपने रोप के थ्रू सभी को ऊपर जाने को बोलता है। एंड इसी दौरान जो एब है वो भी जाने की कोशिश करता है लेकिन ह्यून उसे पकड़ा बोलता है अबे साले तू क्राउड में छुपके कहाँ भागने की सोच रहा है। और फिर एबे उसे डरते हुए कहता है भाई मेरे को माफ़ कर दे, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। एंड अगर तू मेरे को छोड़ देता तो मैं अपनी गवर्नमेंट को तेरे बारे में रिकमेंड करूँगा कि तू हमारे साथ काम कर पाए, जिसके बाद तू अंधा पैसा कमा सकता है। और हमारे पास प्रॉफिटिक रैलिक और फ्यूचर गाइड भी है, जिसके बाद भाई तेरे मज़े ही मज़े। एंड एट दी एंड ह्यून उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज उसकी बातें सुन के उसे मज़ा आता है और बोलता है चल ठीक है लेकिन तू आखिरी पर्सन होगा जो रोप का यूज़ करेगा। और अब वो लोग रस्सी से ऊपर चढ़ रहे होते हैं और एबे ह्यून को बोलता है मेरे को माफ़ करना मेरे एक्शंस के लिए, लेकिन तेरे काफ़ी अच्छे सेंसेस है एंड तू जैसा यूज़र ना किसी भी टीम में चल जा सकता है। और फिर ह्यून उसे कहता है भाई चल काम की बात करते हैं, तो मेरे को ये बता कि जो जापानीज टीम है वो प्रॉफिट रैली को कैसे ऑपरेट करती है। एंड अगर मेरे को तेरे ग्रुप में शक हुआ तो भाई मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। और फिर वो बंदा बोलता है डोंट वरी, ये फेमस TKBM ग्रुप है। और ये सुनने के बाद ना ह्यून सरप्राइज हो जाता है बिकॉज वो तब से इसी ग्रुप को तो ढूंढ रहा था। जिसके बाद ह्यून उसे रोप से धक्का दे देता है एंड देन उसे कहता है देख अगर तू जीना चाहता है तो मेरे को और TKBM ग्रुप के बारे में बता, और वैसे भी तू जैसी ट्रेस ग्रुप के साथ काम कौन करना चाहता है। एंड इसी के साथ वो अब उस टॉम के अंदर फंस जाता है और जो टॉम है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। और इसी के साथ ही जो अपना कहानी है पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाता है। एंड गाइज आई होप कि पहला पार्ट तुम्हें इस कहानी का पसंद आया हो। एंड अगर तुम्हें दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना। एंड इसी के साथ ही अगर तुम लोग इस चैनल पर पहली बार न्यू आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड सारे तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो तुम लोग हमें कहने बता सकते हो, तुम्हें तुम्हारा रिप्लाई उसी वक्त मिल जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय। एक वीकेस्ट हंटर जो कि अपने एरा का गॉड बनता है। और अगर तुमने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लो, नहीं तो तुम्हें याली कहानी इसका पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड साथ ही तुम्हारा कोई भी डाउट होता है एंड तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी फेवरेट सीरीज कवर करूँ तो कमेंट में बता देना। तो अब वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। सो पहले हम लोगों ने देखा था कि जो एबेस है उसका अभी गेम ओवर हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ह्यून को जो कि वॉशरूम में होता है और बोलता है क्या मेरे को उसे बुलाना चाहिए। और जैसे ह्यून सॉर्ड को बुलाने की कोशिश करता है तभी जो सॉर्ड थी ना वो उसे गालियां दे रही होती है। जिसके बाद बंदा गुस्से में अपना बैग खोलता है एंड वो सॉर्ड निकालता है और उस सॉर्ड को ना बाथरूम में फेंक देता है। जिसके बाद जब वो अपना हाथ देखता है तो उसका हाथ काफी जल चुका था और ये एक ड्रॉबैक होता है डोमिनेशन का। और अब हमें बताया जाता है यूजुअली रेलिक्स को ऑब्टेन करने के लिए उनके ट्रायल्स को पास करना पड़ता है, लेकिन उसने इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर लिया।
एंड वो फोर्सफुली रैलिक्स पर डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा डैमेज मिला। एंड जितना ज़्यादा पावरफुल रैलिक होगा उतना ज़्यादा उसे डैमेज रिसीव होगा। और अभी बंदा ना ये भी सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो उसकी बॉडी ये सब चीज़ें संभाल नहीं पाएगी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। बिकॉज अगर वो डोमिनेट स्किल का यूज़ नहीं करेगा तो जो रैलिक्स है वो उसे बिट्रे कर देंगे। जिसके बाद ही उनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर उसे बताया जाता है कि उसने सभी टॉम राइडर के बेसिक स्किल को अनलॉक कर दिया एंड इसके बदले अब उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। जहां पर उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जहां पर उसे बताया जाता है कि वो कौन सा रास्ता चूज करने वाला है, पाथ ऑफ डोमिनेशन या पाथ ऑफ एफिनिटी। और जो देखकर अपना ह्यून यही कहता है, जस्ट बिकॉज मेरा आर्म डैमेज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना रास्ता बदल लूँगा। एंड अब वो तुम जो सोच रहे हो वही चूज़ करने वाला है, जो है पाथ ऑफ डोमिनेशन। जिसके बाद ना उसके हाथ में कुछ आ जाता है जहाँ पर उसे मिलता है एक इंस्टेंट फूड टाइप रैलिक। और ये ना एक खाने की चीज़ होती है जिसे ह्यून खा भी लेता है। और सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि उस हीलिंग टाइप रैली को कंज्यूम करने के बाद जो बंदे का हाथ है वो फिर से हील होने लग जाता है। और ह्यून के पास ना ये भी नोटिफिकेशन आता है कि जो भी उसकी बॉडी के अंदर पॉइजनस साइड इफेक्ट है रैलिक्स के, उनकी फुल रिकवरी हो चुकी है एंड यू हैव डिस्कवर्ड द स्किल टॉलरेंस। जो देखने के बाद ना ह्यून थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है ये तो काफ़ी वैल्यूबल स्किल है, लेकिन जो ये स्किल है क्या वो केवल मेरे लिए तो नहीं बनी है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग न्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर लोग जो हादसा हुआ है जिसमें ह्यून ने सभी की जान बचाई है उस चीज़ को लेकर बात चल रही होती है, जो कि हमारे इतने काम की है नहीं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जापानीज एग्जीबिशन टीम के बोर्ड रूम मीटिंग को, जहाँ पर जो हायर अप्स है वो उस एक बंदे को सुना रहे होते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं भाई तू तेरा ये क्या चल रहा है। अब जो सभी मीडिया है वो रैलिक्स और टॉम के बारे में बात कर रही है और इससे भी ऊपर तुमने जापान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और ये बंदा ना एग्जीबिशन टीम का लीडर होता है जिसका नाम है हिरोयुकी मोरी, जिसको हम लोग केवल मोरी बोलने वाले हैं। और वो झुकते हुए हायर अप से माफ़ी मांगता है और बंदा ना ये भी बोलता है कि जो एक कोरियन है वो एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल है और ये भी वहीं से अपेयर हुआ है जहाँ से प्रोफेसी हुई है। और अभी ना जो मोरी है वो उनसे चांस मांग रहा होता है और जो हायर अप से वो उसे चांस दे भी देता है, बट इस बार ये उसका आखिरी चांस है और उसे उस कोरियन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ह्यून को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है अपनी स्किल को देखकर, अगर ये टॉलरेंस जो रैलिक्स के पॉइजन है उनको रोकती है, प्रिवेंट करती है, तो ये मेरे काफ़ी यूनिक एबिलिटी है जैसा उस कौवे के पास ही है। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कौवे तेरा क्या प्लान है, तू क्या अचीव कर लेगा मेरे को इतने सारे एडवांस देकर। एंड तभी उसे हैंचमैन का कॉल भी आ जाता है और ये वही बंदा है जिसे ह्यून ने लॉस वेगस भेजा था जेके के बारे में पता लगाने के लिए। और वो ह्यून को बताता है मैंने अटेंडेंस चेक करी है और यहाँ पर 3 लोग हैं जिनका नाम जेके से रजिस्टर है। और फिर ह्यून अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है आई गेस मेरे को वहाँ पर खुद आके देखना पड़ेगा क्या मामला है। एंड ये सुनने के बाद ना जो हैंचमैन है वो भाई काफ़ी सरप्राइज हो जाता है कि साला ये इतना नल्ला बैठा कैसे हुआ है। और फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन भी आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसे एक एस रैंक रैलिक ने मार्क कर लिया है और जो उसका फ्यूचर है वो भी पढ़ा जा चुका है। जो देखकर ह्यून यही कहता है एक फ्यूचर गाइड, ये रियली में मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब कर रहा है। एंड अब बंदा जो हैंचमैन है जिससे वो कॉल पे बात कर रहा है उससे जवाब देता है मेरे को थोड़ा वहाँ पे आने में टाइम लग जाएगा बिकॉज उससे पहले मेरे को एक जगह रुकना है। एंड अभी सबसे पहले ना वो उस फ्यूचर गाइड को ठिकाने लगाने वाला है। और अब हमें प्रिंस सोटोकू के फ्यूचर गाइड के बारे में बताया जाता है। जो प्रिंस सोटोकू है वो एक पॉलिटिशियन है एंशिएंट जापान के। एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फ्यूचर गाइड को लिखा हुआ है अपने ऑफिस टाइम के अंदर। ऑल्दो इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो वो फ्यूचर गाइड है वो रियली में एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, लेकिन उन्हें एंशिएंट बुक्स स्टोरीज में एज अ लेजेंडरी आइटम मेंशन किया गया है। एंड जो रैलिक्स होता है वो आमतौर पर टॉम को क्रिएट करते हैं जिसके बाद जो यूजर है वो टॉम को क्लियर करता है एंड उस रैलिक को अचीव करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अलग था, जो रैलिक था उसने खुद ही अपने यूजर को ढूंढ लिया। एंड फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके सामने जो फ्यूचर गाइड पड़ा हुआ था उसने उसे उठाया एंड फेंक दिया। और ये कोई आम लड़की नहीं होती, इसका नाम होता है यूका ससाकी, जिसे उस रैलिक ने अपना ओनर मतलब चूज किया है। एंड यूका जो भी करती, कहीं भी जाती, क्या कुछ भी काम करती, जो फ्यूचर गाइड था वो उसके पास आ जाता है। एंड ये देखने के बाद ना जो यूका थी वो भी लाइक भाई ये चीज़ क्या है। और जैसे ये बात एक जापानीज गवर्नमेंट ऑफिसर को पता चलती है
तो वो यूका से हेल्प मांगता है कि वो अपने फ्यूचर गाइड का इस्तेमाल करके जापानीज एग्जीबिशन टीम की हेल्प करे, उन्हें सपोर्ट करे, और इस चीज़ के लिए यूका एग्री भी कर जाती है। जिसके बाद इवेंचुअली जो फ्यूचर रैली है वो फिर यूका से अच्छा जो ओनर है खुद के लिए वो ढूंढता है, जिसके रिजल्ट में जो यूका है उसका गेम ओवर हो जाता है। और फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर ह्यून एयरपोर्ट में और उस जगह जा रहा होता है जिस जगह वो फ्यूचर रैलिक रहती है। एंड वो सोच रहा होता है कि जो अभी सभी लोगों की नज़र है वो उसी पर है, और इससे बढ़कर जो CEO नोन है वो उनके साथ मिले हुए हैं और वो उसे वैसा नहीं करने देंगे जैसा वो चाहते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यूका को देखते हैं जो कि मज़े से टीवी देख रही होती है। बट तभी उसके पीछे उसका इंस्ट्रक्टर आता है जो कि बोलता है, मिस यूका, अभी आपका फ्यूचर रैलिक पढ़ने का टाइम हो गया है। और अब जैसे वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, जो उसका इंस्ट्रक्टर होता है वो उसे सीधे कह देता है कि अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो मेरे को बिना हिचक के बुला देना। बट तभी ना वो कुछ ऐसा पढ़ती है जिसको देखने के बाद वो चिल्ला जाती है। और फिर उधर उसका इंस्ट्रक्टर आता है और जो यूका है वो एक लड़की पे चिपक जाती है और बोलती है, इस जगह पूरी में लिखा हुआ है कि मेरा गेम ओवर होने वाला है। और फिर यूका अपने साथियों को बोलती है, क्या ये चीज़ उस कोरियन बंदे की वजह से तो नहीं हुई, और क्या उसने तो एबी को नहीं मारा। और अभी न जो उसके साथ वाले वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा शांत हो जाए। अगर प्रोफेसी में लिखा हुआ है कि उसका गेम ओवर होने वाला है तो ये भी लिखा हुआ होगा कि इससे कैसे निपटा जाए, वो कैसे इधर आएगा। और अभी उस लड़की को रियलाइज होता है, हाँ वो ऐसे अभी उस बंदे से नहीं हार सकती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मोरी को जो कि अपने साथियों को बता रहा होता है, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपनी गलतियों को सुधारने की, तो इस बार कोई भी गलती मत करना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ह्यून को देखते हैं जो कि होटल में बैठ के सुशी खा रहा होता है और कहता है, वैसे ये लोग मेरे पर अटैक कब करने वाले हैं। एंड देन फिर वो अपने जेब से कागज़ निकालता है जहाँ पर उसने कई बार लिखा हुआ था कि जो यूका है उसका गेम ओवर होने वाला है। एंड इस चीज़ को ना जो फ्यूचर गाइड था वो भी इग्नोर नहीं कर पाया। और जब बंदा अटैक की बात कर रहा था, अटैक उस पर होने वाला है। बंदा सेंस कर चुका है कि जो जापानीज टीम है वो इस जगह अराइव्ड हो चुकी है। और फिर हम लोग एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि सामने से एक बंदी को चुप कराता है और कहता है, आवाज़ मत करो। और फिर उधर यूका भी आ जाती है जो कि अपने सीनियर से पूछती है, क्या मेरे को रियली में ये सब करना पड़ेगा? वो बंदा यहाँ पर मेरे को मारने के लिए आया है और तुम लोग चाहते हो कि मैं अंदर चले जाऊँ। और फिर जो उसका सीनियर होता है वो जवाब देता है, आपको बस उसे देखना है एंड जल्दी से हमारी तरफ भागना है, वापिस आना है बस। एंड दैट्स वाई फिर वो उसे कंप्लीट मार्क कर देंगे, जिसकी वजह से वो फिर उसे फ्यूचर गाइड से ट्रैक कर सकते हैं एंड उससे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, I mean उन्हें। और ये सुनने के बाद ना फिर यूका फाइनल रेडी हो जाती है और उसके दिमाग में भी ये सवाल चलता है, वैसे कोरियन दिखता कैसा होगा। और जैसे ही उनको आवाज़ आती है तुम्हारा ऑर्डर आ चुका है, वैसे ही ह्यून यूका की तरफ देखता है एंड यूका ना उसे देखने के बाद बेहोश हो जाती है। वो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर ना भाई उस पर फिदा हो चुकी है। और फिर ह्यून उसे शुक्रिया बोलता है, लेकिन अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये रियली में फ्यूचर गाइड यूज़र है, लेकिन इसका दम तो है कि ये यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई। और अभी ना देखकर लग रहा है कि वो अपनी सॉर्ड उठा रहा है उसका गेम ओवर करने के लिए। और जब ये चीज़ वहाँ के आर्मी मैन देखते हैं तो वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि जो यूका है वो अभी डेंजर में है। और जो वहाँ के सीनियर्स होते हैं ना, जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो लोग सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, मैंने उसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से निकल जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, वो क्या सोच रही है। बट तभी जो उनके सामने वाला गेट था वो लॉक हो जाता है और ये काम ना यूका का होता है। और यूका ह्यून को बोलती है, क्या तेरे लिए सही है अगर मैं तेरी फैन बन जाऊँ तो? और ये सुनने के बाद ना फिर ह्यून भी अपने मन में सोचता है, साला मैं किस मुसीबत के अंदर फंस गया हूँ। और अभी जो लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद जो यूका है वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करेगी। एंड उन्हें ये भी लग रहा होता है कि क्या ये कैप्टन मोरी के ऑर्डर्स तो नहीं है। और फिर ह्यून उसे कहता है, तुम कह क्या रही हो? और फिर वो जवाब देती है, अच्छा तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, एक सेकंड रुको। और फिर वो अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रही होती है और फिर वो उसे अपने फ़ोन में दिखाती है उसने क्या लिखा है। जो होता है वो उसके प्यार में पड़ चुकी है, गिर चुकी है एंड वो फ्यूचर भी देख सकती है। और क्या वो एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं और गर्लफ्रेंड भी, क्या वो उसके लिए रेडी है अपना ह्यून? और फिर ह्यून भी अपने मन में सोचता है, ये किस तरह की लड़की है, क्या ये नहीं जानती ये कितनी बड़ी मुसीबत के अंदर फंसी हुई है। और फिर वो बंदा भी उसके फ़ोन में टाइप करके उसे कुछ दिखाता है और ये देखने के बाद ना जो यूका थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उन सीनियर्स को जिसे अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती, बट तभी जो उनका गेट होता है ना उसे टेबल से अपना ह्यून तोड़ देता है एंड उन्हें फिर रस्से से बांधता है। और जो यूका और ह्यून है वो निकल जाते अपनी एक डेट के लिए। और जब वो लोग बाहर जाते तो यूका अपने मन में सोच रही होती है, क्या मेरे को इस बंदे के साथ
एक आई कांटेक्ट कर लेना चाहिए जिससे मैं उसका फ्यूचर पढ़ सकती हूँ और मेरे पास एक अपर हैंड रहेगा। और फिर ह्यून उसे बोलता है अब बस हो गया। और तभी ना युका को याद आता है कि शायद वो अपना फ्यूचर गाइड घर में ही भूल गई। लेकिन फिर ह्यून उसकी तरफ अपनी शॉट को पॉइंट करता है और बोलता है मेरे को अपना सेलफोन दो, जिसके बाद वो उसके सेलफोन को तोड़ता है। और ये देखकर युका चिल्लाते हुए उसे बोलती है अबे तूने मेरा फ़ोन डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया। तो ह्यून जवाब देता है इसका रीज़न यही था बिकॉज वो तुम्हारे फ़ोन का इस्तेमाल करके मेरे को ट्रैक कर सकते थे। फिर ह्यून युका के क्लोज आता है और बोलता है अगर जापानीज एग्जीबिशन टीम ने मेरे को ढूंढ लिया तो मेरे को थोड़ी परेशानी आ जाएगी। और क्या तुम्हें रियली में लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम एक्चुअली में कौन हो, तुम एक फ्यूचर गाइड यूज़र हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि अभी ह्यून और युका रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और जो ह्यून है उसने युका का हाथ बांध दिया। और ये देखकर युका चिल्लाते हुए कहती तुमने तो कहा था कि ये एक डेट है तो तुम झूठ बोले थे। तो ह्यून जवाब देता है क्या तुम पागल हो गई हो, इस ट्रेडी कैफे के अंदर केवल हम दो ही है और मेरे को बताओ अगर ये डेट नहीं है तो फिर क्या है ये चीज़। और अब युका उससे पूछते हैं वैसे तू मेरे साथ क्या करने वाला है, क्या तुम्हें को रियली मारने वाला है। तो ह्यून जवाब देता है पहले मैंने तुम्हें मारने की सोची थी लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो एंड इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर है। और अब ह्यून मुद्दे की बात पर आता है और उसे कहता है फ्यूचर गाइड बाहर निकालो और तुम जो जानती हो उसमें लिखो। और फिर युका जवाब देती है मैं तो उसे अपने घर में ही भूल गई हूँ। और ह्यून जवाब दे देखो जो तुम्हारे पास से टैटू है वो तब आता है जब तुम फ्यूचर गाइड का इस्तेमाल करते हो, तो इस टैटू पे टच करो और फ्यूचर गाइड को बुलाओ, वो अपने आप यहाँ पर समन हो जाएगा। एंड जैसा ही उन्हें करने को बोला था वैसा होता भी है, फ्यूचर गाइड उसके हाथ में आ जाता है। और अब ह्यून काफ़ी चौड़ में कहता है देखो जो तुम जानती हो वो सब लिखो और अगर तुमने एक भी अक्षर छोड़ा तो भाई तुम्हारा गेम खत्म। जिसके बाद युका लिखती रहती है और काफ़ी देर तक लिखती रहती है। और फिर ह्यून युका से पूछता है वैसे तुम इतनी स्लो कैसे हो गई। तो युका जवाब देती है मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं मैं तब से लिख रही हूँ, लेकिन तुम्हें कितना चाहिए। और अपना ह्यून जवाब देता है जितना तुम लिख पाओ उतना। और फिर युका उसे बोलती है इससे बढ़िया भाई तो खुद फ्यूचर गाइड क्यों नहीं ले लेता। और फिर ह्यून जवाब देता है मेरे को इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस बंदा जानता है कि जो फ्यूचर गाइड है वो एक एस रैंक रैलिक है और अगर वो एस रैंक रैलिक पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो इसके बदले उसे बिग पेनल्टी भी मिलेगी एंड शायद उसका गेम ओवर हो सकता है एंड इसलिए वो ये काम नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आर्मी ऑफिसर को जो कि अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंच चुका है जिस जगह ह्यून युका को लाया है। और जो रेस्टोरेंट की मालकिन होती है वो उस ऑफिसर को बोलती है प्लीज़ सावधानी से काम करिएगा बिकॉज आप यहाँ पर जो दूसरे कस्टमर्स हैं उन्हें भी डरा रहे हो। और ये चीज़ ना अपना ह्यून भी समझ चुका है और फिर वो युका से बोलता है तुमने कितना लिख लिया है। तो युका जवाब देती है मैंने ऑलमोस्ट एक किताब भर दी है। जिसके बाद वो अपनी किताब लेता है और युका कहती है कि मैं फाइनली फ्री हो गई। और ह्यून अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो देखकर युका काफ़ी डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या अच्छा नहीं रहेगा कि तुम मेरे को जिंदा छोड़ दो। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को फ्यूचर गाइड के अंदर घुसेड़ देता है बिकॉज उसे लगता है कि जो युका है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है केवल। और अभी ना फ्यूचर गाइड जल चुकी है लेकिन इसके बाद उस जगह जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो भी आ जाते हैं और जो मोरी था वो अपने साथी को ऑर्डर देता है ह्यून का गेम बस ज़्यादा लो। जो देखकर बंदा उन्हें जवाब देता है तुम कितने फनी हो, क्या तुम्हें रियली में लगता है कि तुम मेरे को मार सकते हो। और फिर वो एक केक ऊपर आसमान में उछालता है और ये जो केक था ना इसने वो एबे से लिया था बट ये उन्हें फिर से रिटर्न करता है। और जैसे ही वो केक मोरी के हाथों लगता है भाई जो उसके अंदर से निकल रही स्मेल होती है वो सभी को अपने तरफ आकर्षित कर देती है और फिर सभी के बीच लड़ाई होने लग जाती है कि मेरा केक है मेरा केक है। और इस भसड़ में जो ह्यून है वो वहाँ से निकल जाता है। और अब ह्यून जा रहा होता है लॉस वेगस TKBM कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए, बट उससे पहले फिर वो अपनी डायरी भी देखता है जो युका ने उसके लिए लिखा हुआ था। फिर उसे पता चलता है TKBM कंपनी वही है जो कि फ्यूचर रैलिक यूजर को सपोर्ट करने वाली थी, जिसका मतलब यही होता है कि शायद जो सासाकी है आई मीन युका है वो पहले CEO नोन से मिल चुकी है। और जो कुछ प्रोफेसीज होती है वो CEO नोन को लेकर भी होती है। और अब बंदे ने कुछ निकाल लिया है जहाँ पे फर्स्ट चीज होती है जनवरी में जल्दी अंडरवर्ल्ड राइव विद ग्रीड। और यहाँ पर ना ये चीज़ मैं थोड़ा सही से समझ नहीं पाया, अगर तुम लोग समझ गए अच्छे से तो मेरे को कमेंट में बता देना। एंड सेकंड चीज़ ये होती है ग्रेट जो क्लैमिटी है वो जल्दी खुद को रिवील करने वाली है। और फिर हमें बताया जाता है क्लैमिटी के बारे में जब जो टॉम है वो पूरी दुनिया में अपेयर हो चुके थे एंड जो सभी दुनिया है वो अवेयर हो गई थी टॉम और रैलिक के बारे में, जिसके बाद रैलिक की जो खोज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। और ये देखकर ना जो ह्यून था वो यही सोच रहा था कि जो इतनी बड़ी क्लैमिटी है वो इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली। और सबसे ऊपर वाली लाइन में ये भी लिखा है
वो भगवान जो कि तुम्हारे डिजायर को जानता है जल्दी वो तुम्हारे साथ होगा। जिसके बाद ह्यून ये कंक्लूजन निकालता है कि ऑक्सन में एक पावरफुल रैलिक है जिसको पाने के बाद जो ताइजुन है वो काफ़ी ज़्यादा, जितना वो पास में था उतना ताकतवर बन जाएगा। एंड अभी उसका मकसद है उस रैलिक को लेना जिसे ताइजुन लेना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जापानीज एग्जीबिशन टीम की काउंटर मेजरमेंट कमेटी को, जहाँ पर जो मोरी होता है उसे भाई भर भर के सुनाया जाता है क्योंकि वो फिर से ह्यून को पकड़ने में फेल हो गया। और ये सब चीज़ें ना दूर से कोई सुन रहा होता है लड़की, जो कि अपने मास्टर को बताती है। हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है कि जो फ्यूचर रैली है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इवन जो जापानीज एग्जीबिशन टीम के सोल्जर्स है वो भी सफर दिखाई दे रहे इस हादसे से। और फिर उसका मास्टर बोलता है क्या ये सब एक ही बंदे ने किया? तो वो लड़की जवाब देती है बोल तो वो सब यही रहे। एंड फिर वो बंदा बोलता है वैसे वो है कौन? और वो लड़की ना अपने मास्टर से ये भी बोल रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लगाया हुआ पैसा था उस फ्यूचर गाइड पे वो सभी वेस्ट होता है। और फिर जो उसका मास्टर है और ये और कोई नहीं ताइजुन होता है जो कि उसे बताता है तुमने सच बोला, लेकिन एक मिनट सोचो तो सही, अगर उस बंदे ने फ्यूचर रैली को डिस्ट्रॉय करा है जिसका मतलब वो पावरफुल तो है, और क्या अच्छा नहीं रहेगा कि हम लोग उसे अपनी टीम में शामिल कर दे? और फिर वो लड़की जवाब देती है उसने हमारे लिए जो इतना वैल्यूएबल रैलिक था उसने विदाउट हेजिटेशन ब्रेक कर दिया, क्या होगा अगर वो यही सेम चीज़ दूसरी रैलिक से साथ करे जो कंपनी पाना चाहती है? और फिर ताइजुन जवाब देता है इस प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर देंगे, उसे काफ़ी हाई अमाउंट में सैलरी देंगे, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ, और जो तुम्हें काम करना है वो है बस उस बंदे पर नज़र रखना। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लॉस वेगस को, जहाँ पर जो ह्यून है वो एक होटल में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। बट तभी उसके साथी लोग भी आ जाते हैं उसे वो इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जो वो जानना चाहता है। और अब बंदे को पता चलता है कि इस जगह 3 लोग हैं जिन्होंने अपना नाम जेके से रजिस्टर करवाया हुआ है। और फिर अपने ह्यून का साथी उसे पूछता है क्या तुम उस इंसान को ढूंढने वाले हो जिसके बारे में तुम पता लगा रहे थे? तो ह्यून जवाब देता है हाँ मैं वो करूँगा। एंड इसके बाद जो उसके हाथों में कॉपी थी वो उसे नीचे रखता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि डेफिनेटली वो लोग ताइजुन के साथ ही लोग होंगे। एंड अगर वो लोग यहाँ पर है जिसका मतलब इस ऑक्शन के अंदर कोई वैल्यूएबल रैलिक सेल होने वाला है एंड वो रैलिक मेरे को चाहिए किसी भी हालत में। और अब ही उनका साथ ही उससे पूछता है वैसे तू इस ऑक्शन कैटलॉग में जा क्यों रहा है? ओनली अल्ट्रा रिच लोग ही इस जगह गैदर होते हैं और अगर तेरे को उनके साथ कम्पीट करना है तो तेरे को अपनी बॉल्स को बेचना होगा। और फिर बंदा वहाँ पे आइटम पढ़ रहा होता है जो कि किताब में लिखे हुए, और वो सोच रहा होता है कि इस जगह तो कोई भी इतना वैल्यूएबल आइटम नहीं है, तो जो प्रोफेसी है वो किस आइटम की बात कर रही है फिर तब से? और फिर ह्यून बोलता है शेक्सपियर पेन और कोड ऑफ हामुराबी, यहाँ पर स्टिल कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं परचेस करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद उसके साथी की हालत खराब हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तू यहाँ पर बिल लगाने वाला थे और पैसे कहाँ से आ रहे बस इतने सारे? तो ह्यून जवाब देता है हाँ भाई तूने सही सुना, मैं यहाँ पे चीज़ों को परचेस करने वाला हूँ। और फिर ही उनका साथी चिल्लाते हुए उसे बोलता है यहाँ पर सबसे सस्ती चीज़ भी $27 से नीचे नहीं आती। मेरे को लगा था कि हम लोग यहाँ पर कनेक्शन बनाने के लिए आ रहे, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था कि हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को भी खरीदेंगे। और फिर ह्यून वहाँ से जाने लग जाते हैं और जो उसके साथी है वो लोग उसका पीछे तो कर रहे हैं। और ह्यून बोलता है क्या तुम भूल गए ये मेका ऑफ गेम, ऐसा मतलब समझ गए होगे तुम मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो इसलिए। और अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊँ तो अब वो लोग गेम खेल के पैसा कमाने वाले हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो ह्यून है वो अभी गेम खेल के ना भाई अंधा पैसा छाप रहा होता है, और तुम लोग समझ गए होगे यहाँ पर वो क्या कर रहा है एक्चुअली। और जब ह्यून वहाँ से जा रहा होता है तभी उधर उस गेम का इंचार्ज आ जाता है जो गेम अभी ह्यून खेल रहा था, और वो उसे कहता है सर मेरे को आपको चेक करने दीजिए, मेरे को देखना है कि क्या आपके पास कोई डिवाइस तो नहीं जिससे आप अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हो, बिकॉज इतनी सारी लॉटरी लगना काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर ही उनको चेक करा जाता है जहाँ पर उसके जेब से कुछ भी उन्हें नहीं मिलता, लेकिन उसके हाथ में एक सोवेनियर होता है जिसे देखकर जो वो बंदा है वो कहता है ये चीज़ है क्या? तो अपना ही उन्हें जवाब देता है ये एक नॉर्मल सोवेनियर है जिसे मैंने खरीदा था। एंड जो वो उस गेम का इंचार्ज होता है उसे भी लगता है हाँ भाई ये एक नॉर्मल सोवेनियर है, और फिर उसे वो लोग जाने देते हैं। और अभी ना एक्चुअली में जो ये सोवेनियर है वो गोल्डन एक्सिस की अलग फॉर्म होती है, और हमें पता चलता है कि रैली की एक और खासियत वो लोग अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। और जब वो लोग एक और जगह जाते हैं पैसा कमाने के लिए तभी उनके साइड से एक बंदा निकलता है जो कि काफ़ी जल्दी में था, और उसके हाथों में एक बैग था जिसके अंदर एक सिल्वर एक्स रखा हुआ था। और ये चीज़ ना
जो अपना ह्यून है वो नोटिस कर लेता है। और फिर हमें बताया जाता है जो गोल्डन एक्स है वो पैसों को सूंघ सकता है, महसूस कर सकता है। और जो सिल्वर एक्स है उसकी खासियत होती है कि जो भी तुम्हारे आसपास एनिमी है, जो तुम्हारे थ्रेट है, वो उससे लोकेट कर सकता है। और अभी ना ही उनके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि लेकिन जो ये बंदा है जिसके पास सिल्वर एक्स है वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और जब वो अपने आसपास देखता है ना तो जो चीज़ है वो बिखरी पड़ी है और जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। और इसी दौरान एक बंदा ह्यून पे पीछे से अटैक करता है, लेकिन ह्यून उसे सेंस करता है एंड उसे एक जोरदार किक मारता है। और फिर ह्यून बोलता है इसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक डीलर है, लेकिन ये अपने गेस्ट पर अटैक क्यों कर रहा है, क्या हो गया इधर। और फिर ह्यून अपनी एक नज़र घुमाता है जहाँ पर अब उस जगह एक न्यू लड़की की एंट्री होती है। और उसे देखने के बाद ह्यून शॉक्ड, लेकिन जो उसके दोस्त होता है भाई वो उस लड़की की अदाओं में फिदा हो जाते हैं। और फिर ह्यून चिल्लाते हुए अपने साथी को बोलता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और उसके साथी थोड़ा नर्वस और बोलते क्या हो गया। और अब हमें पता चलता है इस बंदी का नाम होता है आयरन होलीटून, द क्यूटेस्ट यंगेस्ट डॉटर ऑफ होलीटून फैमिली, जिसको हम लोग केवल आयरन ही बुलाने वाले हैं। और अब हमें बताया जाता है जो गॉड टायर रेलिक्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है दूसरे रेलिक्स के मुकाबले। और जिनके पास ये रेलिक्स होता है उनके पास हमेशा अपर हैंड रहता है। और इस चीज़ की वजह से इन्हें एक टाइटल दिया गया है किंग। और जैसे किंग ऑफ फेट, किंग ऑफ कॉन्किस्ट, किंग ऑफ वेल्थ। और ये ना रैली के एरा में एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय कर रहे हैं। और जो आयरन की पावर है वो गॉड लेवल रैली को मैच करती है। एंड इसका एक निकनेम भी है जो कि है किंग ऑफ बैंक्रप्सी। एंड जो भी उसे कांटेक्ट में आता है भाई वो नंगा हो जाता है, आई मीन भाई वो कंगाल हो जाता है। और फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर वही बंदी अपने ही उनके पास आ जाती है, उसे पकड़ लेती है और कहती है भाई मेरे को तेरे को कुछ बताना है। एंड उसको देखकर ना अपने ह्यून की फट जाती है। और जैसे बंदा आयरन के टच में आता है वैसे उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि जो उसके रैलिक, जो उसकी पावर, आई मीन पावर नहीं, जो उसके लक होता है वो सभी डिक्रीज होते जा रहे हैं। तभी जो ह्यून है वो उससे अपना हाथ हटवाता है। और फिर ना वो लड़की उसे थोड़ा घबराते हुए कहती है मेरे को माफ करना कि मैं तुम्हारे पास अचानक से आ गई। और जो ही उनके साथ ही थे वो लोग ये कह रहे होते कि अचानक से बंदे को क्या हो गया, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया अपने सामने। और फिर उधर एक बंदा बोलता है मेरे को याद आ गया। और जो उनके साथ ही थे वो उससे पूछते क्या याद आ गया भाई तेरे को। और फिर वो बंदा जवाब देता है मेरे को याद आ गई, ये वुमेन कौन है, ये बंदी है आयरन होलीटून। और ये सुनने के बाद ना ही उनके साथ शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या वही जो वेल्थी फैमिली से बहुत ज़्यादा, उनकी बेटी। एंड भाई यहाँ पर ना अभी जो आयरन है उसका खुलासा हो चुका है कि वो एक्चुअली में कौन है, सभी को पता चल चुका है जो भी वहाँ पर है। फिर आयरन ह्यून के दोस्त से पूछती है क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने जैकपॉट जीता है, और अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम मेरे को बता सकते हो ये सब तुमने कैसे किया। जो सुन के ह्यून भी सोचता है वैसे से ये जाने करना क्या है कि हम लोग जैकपॉट कैसे जीते, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो आयरन को बोलता है तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया। फिर जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते तभी आयरन ह्यून के दोस्त को रोकती है। एंड ये सुनने के बाद ह्यून का दोस्त उसे बोलता है अबे तू पागल है, तू जानता नहीं है तेरे सामने कौन है, एक खूबसूरत लड़की तेरे को सामने से अप्रोच कर रही है और तू कहाँ जा रहा है फिर। और फिर ह्यून का दोस्त उसे चिल्लाते हुए उस लड़की से बात करने को बोलता है। लेकिन अब फाइनली ह्यून का दिमाग खराब हो चुका था और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है सभी ह्यून के बस में आ चुके, आई मीन उस आयरन के। जिसके बाद ह्यून अपने साथी को ठिकान लगाता है और बोलता है जल्दी से घर जाओ और जो पैसों के बैग से उनका ध्यान रखना। और ह्यून का दोस्त बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो वैसे। तो ह्यून जवाब देता है मैं जा रहा हूँ ऑक्शन, और मैं तुम्हें तब कॉल करूँगा जब सब मेरा काम खत्म हो चुका होगा, तब तुम बैग लेके आ जाना पैसों के। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी ह्यून होता है ऑक्शन में जहाँ पर उसके पीछे कोई आता है और बोलता है अबे साले तो यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, जल्दी से हट जा। और वो बंदा ना काफी चौड़ में उसे बोलता है ये एक वीआईपी एंट्रेंस है और जो सभी लोगों के लिए एंट्रेंस है वो उधर है, सो इस रास्ते तो हट जा। जैसे ह्यून उसे देखता है वो पहचान जाता है ये शिवू यून है, सीईओ ताइजुन का राइट हैंड मैन। और अब फाइनली उधर आता है ताइजुन और उन्हें देखने के बाद ह्यून यही सोचता है फाइनली मैं इससे मिल ही गया। और फिर उसे वो पल याद आता है जब उसे फ्रेम किया गया था ताइजुन के थ्रू। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ह्यून ताइजुन को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि इस पॉइंट पे ये मेरे को अभी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन अब मैं इसके सारे रिलिक्स लेने वाला हूँ जो ये ऑक्शन के दौरान लेगा एंड इस बार का विनर मैं बनने वाला हूँ। और जब ह्यून अपना काम शुरू करने की सोची से तभी उसे पीछे नॉइज आती है और जैसे वो पीछे मुड़ देखता है वो देखता है कि जो लोगों के सेलफोन, जो उनके स्टॉक मार्केट है, जो उनके पैसे वो गायब होना शुरू हो चुके। किसी के सेलफोन में नेटवर्क नहीं आ रही तो किसी का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो चुका है। और ये सब चीज़ें ना आयरन की वजह से हो रही थी बिकॉज
वो सभी के मिस फॉर्चून को छीन रही है। एंड ये देखने के बाद ह्यून भी डर जाता है और जैसे वो वहाँ से निकले तभी वो सामने जो गेट था ना उससे टकरा जाता है, जिसके बाद ह्यून आयरन को गुस्से में बोलता है मेरे को फॉलो करना बंद करो, ये सारी चीज़ तुम्हारी वजह से मेरे साथ हो रही है। और आयरन हंसते हुए जवाब देती है हाँ ये तो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मेरे को तेरे से बात करनी है। एंड ये जवाब सुनने के बाद ना ह्यून भी सोचता है ये किस तरह का जवाब है। और फिर आयरन मुद्दे की बात पे आती है और ह्यून को बोलती है अब मैं नहीं जानती कि तुम मेरी बात पर बिलीव करोगे या नहीं, लेकिन जो कोई मेरे पास आता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। एंड दैट्स वाई मेरे को तुम्हारा हाफ गुड लक चाहिए जिससे जो भी मेरे आसपास के लोग हैं मैं उन्हें खुश कर सकूं। और वो ना उसका हाथ तक पकड़ लेती है और बोलती है क्या कोई रास्ता है कि मेरा भी तुम्हारे साथ गुड लक हो जाए, जिसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हें पैसा चाहिए मैं तुम्हें वो भी दे दूँगी। जिसके बाद ना जो बंदे की स्किल से रैलिक्स है उनकी पावर्स कम होनी शुरू हो जाती, इवन जो उसकी टॉलरेंस स्किल है वो भी एक्टिव हो चुके, जिससे वो उसके डैमेज है उसको कंट्रोल कर सके, जो अपने लक का डैमेज है उसको। और अभी ह्यून समझ चुका है कि अगर वो आयरन को अवॉइड नहीं भी करता है तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी टॉलरेंस स्किल है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी उसकी वजह से जो उसकी टॉलरेंस स्किल का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। और उसे ये भी लगता है कि अगर वो ऑक्शन के अंदर मिस फॉर्चून फैला देगी तो उसका तो काम आसान ही हो रहा है, एक पत्थर से दो चिड़ियाओं का शिकार। और तभी शायद से तायजुन था वो भी अपने राइट हैंड में वो डाल रहा था, बिकॉज जो उसकी चाइना वाली फैक्ट्री है वो जल चुकी है। एंड ये सारी चीज़ें ना आयरन की वजह से हो रही थी, जो उसका मिस फॉर्चून है उसने तायजुन को भी नहीं छोड़ा। जिसके बाद ह्यून आयरन को बोलता है देखो यार मैं तुम्हें लक के बारे में तो बता दूंगा, लेकिन अभी मेरा ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या तुम मेरे साथ ऑक्शन ज्वाइन करोगी। एंड ये सुनने के बाद ना भाई वो भागती है ऑक्शन की टिकट लेने के लिए, जहाँ पर वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए या दूसरे में कहा जाए ह्यून का साथ दे पाए। और अब हम लोग देखते हैं ऑक्शन का सीन, जहाँ पर जो अनाउंसर है वो सभी को ऑक्शन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन इस बार ऑक्शन में जो आए हुए लोग होते हैं ना वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन इस ऑक्शन में तायजुन भी आया हुआ होता है, जिसे देखकर ह्यून समझ जाता है उसकी चाइना की फैक्ट्री में आग लगने के बावजूद भी वो यहाँ पर आया है, जिसका मतलब ये होता है कि इस ऑक्शन में कुछ तो वैल्यूएबल होने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं आयरन को, और जब वो फर्स्ट ऑक्शन देखते हैं जहाँ पर एक वाइन की बोतल थी, उसे देखने के बाद वो काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं, बिकॉज वो काफ़ी पुरानी थी। और वो ह्यून से पूछती है क्या उन्हें इसके लिए बोली लगानी चाहिए। और फिर ह्यून आयरन को बता देता है कि जिन चीज़ों पर मेरा इंटरेस्ट है वो ऑक्शन के हाफ में दिखाई जाएंगी। और अभी ह्यून आयरन को देखकर सोच रहा होता है कि जो किंग ऑफ बैंक्रप्सी है वो मेरी सोच से काफ़ी अलग है, और देखकर लग नहीं रहा कि ये कोई एक्टिंग कर रही होगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये अपने रैली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और बंदे को लगता है ऐसा हो सकता है बिकॉज कुछ इंस्टेंस होता है जहाँ पर जो रैलिक है वो ह्यूमन को उन्हें ना जाने बिना ही उन्हें खुद को नहीं जानने देते एंड उन पे अटैच हो जाते हैं। और अगर ओरिजिनली देखा जाए तो जो किंग ऑफ बैंक्रप्टी है वो एक काइंड हार्टेड गर्ल है, और रैली की वजह से मिसफॉर्चून होने के कारण जो उसकी पर्सनैलिटी है वो ट्विस्टेड और ब्रोकन हो चुकी है। और अब आयरन ह्यून को बोलती है भाई मैं तेरे को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और फिर ह्यून उससे पूछता है लेकिन किस लिए, और आयरन बताती है जस्ट बिकॉज तुमने मेरी बात पर बिलीव करा, और मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे पास कोई इंसान है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। और अभी उसका ऑरा इतना खतरनाक होता है ना कि जो अपना ह्यून है वही उसके ऑरा से इफेक्ट होने वाला है, बिकॉज जितना वो खुश होगी उतनी जो उसकी पावर है वो इंक्रीज होगी, और जो उसकी टॉलरेंस लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो उसका टॉलरेंस स्किल है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर ह्यून संभालता है और बोलता है इतना एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर चीज़ें वैसी नहीं चली जैसे तुम सोचती हो तो मेरे को फिर बुरा लगेगा। और फिर आयरन बोलते हैं हाँ अभी तुमने कुछ डिस्कस करा ही नहीं है, और अगर तुम्हारा लक बेटर हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मिसफॉर्चून नहीं करोगी। और फिर आयरन थोड़ा निराश होते हुए जवाब देती है हाँ तुमने सही कहा, कोई भी गारंटी नहीं है ये काम करेगा या नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अनाउंसर को, जो कि बोली लगाता है कि अभी जो ये चीज़ है वो 77 लाख डॉलर में बिकने वाली है। बट तभी कोई बंदा बोलता है मैं इसके लिए $1 मिलियन दूंगा, और ये सुनने के बाद जो अनाउंसर है वो शॉक्ड हो जाता है। और अभी जो वहाँ पे अटेंडेंस होता है वो इस चीज़ को लेकर फाइट कर रहे होते हैं कि भाई वो इतनी सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा पैसों में कैसे खरीद सकता है। एंड ये जो सारी चीज़ें होती है वो रैली का इन्फ्लुएंस है, और ये चीज़ अपना ही समझ चुका है। और अब वो सोचता है कि क्या होगा अगर वो इस चीज़ का एडवांटेज उठाए और जो सभी अटेंडेंस है वो पहले उनको एलिमिनेट कर दे उनके पैसे खर्च करके। और अब ह्यून आयरन को बोलता है तुम जानना चाहती थी ना कि तुम अपने लक को कैसे इंक्रीज करो, चलो इस बारे में बात करते। जो सुनकर आयरन खुश और बोलते रियली,
और ये ना ही उनका प्लान होता है जहाँ पर वो उसे खुश कर कर उसकी पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, जिससे जो वहाँ पे अटेंडेंस है वो इस पावर से इफेक्ट हो जाए। और अब ह्यून अपने पेज में लिखता है कि उसने क्या क्या चीज़ें परचेस कर ली, जैसे कोड ऑफ हामुराबी, सेक्स स्पेयर पेन और मारी एंटोनिटी नेकलेस। ये सब उसने मतलब ये ऑब्टेन कर लिया, लेकिन वो सोचता है कि अभी तक जो गॉड टाइम ये रैली है वो मेरे को मिला क्यों नहीं, दिखाया क्यों नहीं अभी तक। और अब जो अनाउंसर है वो आज की रात के सरप्राइजिंग और फाइनल आइटम को रिवील करने वाला है, जो चीज़ अपने ही उनका ध्यान खींच लेती है। जहां पर अब बिडिंग होने वाली है इंपीरियल क्वेंसी हंगरी ऑफ इंटरनल लाइफ, जिसे हम लोग बेसिकली एक ट्री ही बोलेंगे। एंड इसे देखने के बाद ना ह्यून अपने मन में सोचता है ये तो गॉड टायर रैली का, और इससे भी बढ़कर ये हीलिंग टाइप है और ह्यून को ये ट्री चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और जिसके लिए वो अपना हाथ खड़ा करता है। और साइड से जो ताइजुन है वो भी इस ट्री के लिए अपना हाथ खड़ा करता है, बिकॉज वो जानता है कि जो ये ट्री है वो कितना वैल्यूबल है। और अब हमें थोड़ा सा इस ट्री के बारे में बताया जाता है। जो इंपीरियल क्वेंसी हंग थे वो एक पावरफुल रूलर थे एंशिएंट चाइना के, और र्यूमर्स ये कहते हैं कि उन्होंने काउंटलेस सैनिकों को एक ऐसे ट्री के ढूंढने को भेजा जिससे उन्हें इंटरनल लाइफ ग्रांट हो। और ये वही ट्री है जिसकी सर्चिंग चल रही थी, और उसका गेम ओवर होने से पहले सीईओ ताइजुन ने इस ट्री को पोजेस कर लिया था। और फिर हमें ये बताया जाता है कि जब पहले ह्यून की बॉडी पॉइजनस हो जाती रैली का इस्तेमाल करके, तब जो ताइजुन है वो उसे इसी पेड़ का फ्रूट देते, जिससे वो ठीक तो हो जाता, लेकिन उन्हें फिर पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। और जो अनाउंसर है वो सभी की बिडिंग देखकर बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो ये फ्रूट है इस ट्री का, उससे जाना जाता है कि ये तुम्हारी वैलिडिटी को रिस्टोर कर सकता है। और अब यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर कोई बोलता है 3 लाख, तो कोई बोलता है 4 लाख, कोई बोलता है 5 लाख, और तभी ना जो ताइजुन था वो बोलता है सीधे 10 मिलियन। और ये सुनने के बाद ह्यून समझ जाता है, मैं नहीं जानता ये इस गॉड टायर रैली के बारे में जानता भी है या नहीं, लेकिन एक जो सर्टेन है, अगर बात आएगी पैसों की तो मैं उसमें इसे नहीं हरा सकता। और फिर ह्यून आयरन को बोलता है चलो अपनी डील शुरू करते हैं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके बदले मेरे को एक आइटम चाहिए, और ये आइटम आयरन समझ चुकी है उसे क्या चाहिए, जिसके बाद अब वो ह्यून के सपोर्ट में आ गई है। और अभी वहाँ पे बिडिंग है वो काफ़ी आगे पहुँच चुके। इवन अब ताइजुन $100 मिलियन की बोली लगाता है, बिडिंग करता है, और फिर वहाँ पे आयरन बिडिंग करती है $150 मिलियन की। एंड जो ह्यून है वो भी ये सोचता है अब सही टाइम आ चुका है इसके सब्स्टिट्यूशन का, और अब ताइजुन बोलता है $160 मिलियन। और ये सुनकर जो आयरन है वो हंसते हुए बोलती है $200 मिलियन। और फिर ताइजुन काफी गुस्से में आयरन को देखता है और बोलता है तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। और जो ताइजुन के साथ है ना, जो उसका राइट हैंड मैन था, वो उसे बताता है ये होलिडन फैमिली से, जो कि भाई जिनके पास पैसा अंधा है। एंड एट दी एंड ना जो बिडिंग है वो $500 मिलियन तक ही चलती है, और इससे आगे चलने से पहले जो सीईओ का राइट हैंड मैन है वो उसे रोक देता है। एंड इस चीज को ना इस बिडिंग को जो आयरन है वो जीत जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो ह्यून है वो आयरन के साथ पार्टी कर रहा होता है, और उसे कहता है कि जो $500 मिलियन है वो कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। तो आयरन जवाब देती है अरे तुम इसकी चिंता मत करो, बट मेरे को बताओ कि मैं अपनी प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन ढूंढूं। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसे तुम अपने लक को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, या तुम्हारे पास कोई चार्म है जिससे मेरा लक इंक्रीज हो जाएगा। और फिर ह्यून बोलता है भाई मेरे पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। और आयरन बोलती है क्या इसका मतलब तू मेरे को धोखा दे रहा था तब से। और फिर ह्यून उसे जवाब देता है तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसमें तुम्हें कुछ ऐड कर तुम्हारी चीज़ को सॉल्व कर दिया जाए। तुम्हें कुछ देना पड़ेगा जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो, जो चीज़ आयरन के समझ में नहीं आती है। और ह्यून कहता है सिंपली तुम्हें मेरे को वो आइटम देना है जो तुमने पोजेस किया है। और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर उसे उसके बैंकरप्टी आइटम को पोजेस करना है तो इसके लिए अगर वो उसके लिए लकी होगी तो शायद वो उसके रैली को गेन कर सकता है। और फिर इस चीज़ को लेकर ही इनकी लंबी चौड़ी डिस्कशन चल रही होती है। बट इसी दौरान ह्यून उससे उसके टैटूज के बारे में पूछता है क्या अचानक से उसकी बॉडी में टैटू अपीयर हुए हैं। और ये सुनने के बाद ना जो आयरन है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। और अब हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि जो रैलिक्स है वो लार्जली 2 कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करती है। फर्स्ट हो गया कंज्यूमेबल, सेकंड हो गया बाउंड आर्टिफैक्ट। और जब उनके पास बाउंड रैली होगा तभी जो उनकी बॉडीज है जो यूजर की बॉडी है उसमें टैटूज अपीयर होंगे। एंड दैट्स वाई युगा के आर्म में टैटूज अपीयर हो रखे थे। और जो मार्क है वो प्रूव करता है कि जो युगा है
वो फ्यूचर गाइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में गई थी एंड नाउ वो उसकी मास्टर थी। और जो कंज्यूमेबल रेलिक्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी की एक लिमिट होती है, बट जो बाउंड रेलिक्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो यूज़र पर डिपेंड करते हैं कि वो अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जो आयरन है वो ह्यून को अपनी फोटोज दिखाती है और तुम लोग देख सकते हो उसके जो टैटूज है ना वो पूरी बॉडी में अपेयर होते हैं। और जो आयरन का रैलिक होता है ना वो पैरासाइट टाइप है जहाँ पर उसे निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी फोर्सफुली उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अभी ह्यून समझ चुका है इस पॉइंट पे तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वो उसे अपना नंबर देता है जहाँ पर बाद में जब वो मिलेंगे तो वो इस चीज़ का साथ में हल ढूंढेंगे, वो उसे यही समझाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उस मैनेजर को जो कि ह्यून को बताता है कि हमें इस पेड़ की पेमेंट रिसीव हो गई है, लेकिन जो छोटे मोटे आइटम्स है हमें उसके भी पेमेंट चाहिए, इसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हो। और जो ह्यून है फिर वो अपने साथियों को कॉल करता है, लेकिन उसके जो साथी लोग हैं वो कॉल उठाते ही नहीं है। और फिर बंदा उस मैनेजर को बोलता है कैसा रहेगा सर, मैं आपको जो पैसे है वो हाथों हाथ दे देता हूँ। और वो ना फिर अपने पॉकेट से पैसों की गड्डी निकालता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ह्यून के साथी लोग थे वो भाई उसका पैसा लेके वहाँ से भाग रहे थे, बट तभी एक बंदे पे साइड से एक एक्स से हमला आता है एंड ये देखने के बाद ना भाई उसकी फट जाती है और ये काम होता है ह्यून का। और अब ह्यून काफ़ी गुस्से में अपने साथी को बोलता है इम्प्रेसिव, तुम्हारे अंदर इतना दम कहाँ से आ गया कि तुम मेरे पैसे चुरा के भागने लग गए। जिसके बाद बंदा अपने जेब से एक स्टोन निकालता है और फिर अब वो उस पे उन पे यूज़ करने वाला है। और जो स्टोन है इसका नाम होता है द कोड ऑफ हामुराबी एंड इसका इस्तेमाल करके वो उन पर एक बाइंडिंग बाउ क्रिएट कर देगा, जिससे अगर वो लोग उसे धोखा देने की भी कोशिश करेंगे तो उनके साथ ही कुछ बुरा होगा। तुम ऐसा सिंपली समझ सकते हो। और अब ह्यून ने उनके साथ एक बाइंडिंग क्रिएट कर ली है जहाँ पर अगर वो उसे धोखा देते हैं तो उनके साथ भी धोखा होगा। जिसके बाद उनके हाथों में कुछ क्रिएट हो रहा होता है जो चीज़ उन्हें भी समझ नहीं आती। और हमें ये भी पता चलता है कि जो कोड ऑफ हामुराबी की ओरिजिनल एबिलिटी है वो है एनिमी के अटैक्स को उन्हीं पर रिफ्लेक्ट करना। और फिर ह्यून अपने साथी को बोलता है भाई मैं तो बस अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट कर रहा था और जब तक तुम मेरे को धोखा नहीं दोगे तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ सही रहेगा, लेकिन अगर तुम लोग सोचते भी हो मेरे को धोखा देने की तो ये चीज़ तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और उसके पास नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि जो कोड ऑफ हामुराबी वो शुरू हो चुका है और इन टारगेट्स को मॉनिटर कर रहा है। और जो ही उनके दोस्त लोग थे ना उन्हें भी लग रहा होता है भाई ये बंदा सच बोल रहा है। एंड दूसरा बंदा बोलता है हाँ बॉस, क्योंकि जो अभी स्टोन पिलर था वो डिसअपेयर हो गया। और अब ह्यून उन्हें बोलता है देखो जल्दी जो है दुनिया है वो काफ़ी चेंज होने वाली है, लेकिन तुम लोग सेफ रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे को सर्व कर रहे हो। और बंदा उन्हें ललचाने के लिए ना ये भी कहता है देखो ये तुम्हारे लिए कोई बुरी डील तो नहीं है और अगर तुम अपना काम प्रॉपरली कर रहे हो तो तुम्हें काफ़ी सारा पैसा मिलेगा। जो तुम्हें बैग देख रहे हो ना उसके अंदर जितना पैसा है उससे भी ज़्यादा। और फिर जो ह्यून का साथी है वो उससे पूछता है वैसे हमें करना क्या है। जिसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं और अभी उन्हें कमरे में ना उसके साथी लोग आए हुए होते हैं जहाँ पर उन्हें गार्डनिंग करनी है। और ह्यून का साथी बोलता है क्या हमें बस ये करना है? और फिर उन्हें बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये तुम्हारी जॉब का पार्ट है। और अब उन्हें बताता है उनका काम है उन्हें इस पेड़ का ध्यान रखना है और जब ये रेडी हो जाए तो हार्वेस्ट करना है। और जो वो रैलिक था ना वो कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ह्यूमंस मेरे को ऐसा ट्रीट करने की। और अभी वो लोग उस पेड़ की केयर कर रहे होते हैं और उस पेड़ को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। एंड हमें यही बताया जाता है लास्ट टाइम जब अपने ह्यून ने उस पेड़ को खींचने की कोशिश करी उससे कॉन्टेंट बनाने के लिए, तब वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा जिसकी वजह से वो रात को सो ही नहीं पाया। और ये सब देख कर ना जो ह्यून है वो समझ चुका है कि जो ये ट्री है वो हाई एफिनिटी ट्रेड को प्रेफर करता है एंड जो ये लोग है वो इस ट्री के लिए परफेक्ट है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ह्यून को जिसे किसी का कॉल आता है एंड ये एक अननोन नंबर होता है, लेकिन ये नंबर अपने ह्यून को याद है कि किसका है, किसका कॉल उससे आ रहा है अभी। और ये बंदा ना तायजुन होता है जो कि ह्यून को बोलता है क्या तो जो ह्यून है मैं TKBM का CEO तायजुन हूँ। और अब जो ह्यून है वो उसे जवाब देता है हाँ बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और वो ना ये भी समझ चुका है कि इस बंदे ने पहले उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा दी है। और जैसे ही तायजुन उससे उस ट्री के बारे में बात करता है वैसे ही उनसे कह देता है भाई देख अगर देखो उस ट्री के बारे में बात करना तो मेरे को तेरे को कुछ नहीं बताना, मैं बिजी हूँ,
सो मैं तो यही कहूँगा गुड बाय। और फिर तायजुन चिल्लाते हुए अपने साथी को बोलता है अबे साला ये कितना घमंडी है, और उसको सारी जवाब देता है क्या जो चीज है वो सही से नहीं चली क्या। जिसके बाद तायजुन शिवू को बोलता है उस बंदे के पास कोई भी कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन उसके पास वो ट्री है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ वो ट्री उतना ही ताकतवर है जितना एक रैलिक होता है, एंड मैकल उसे खरीद भी देता है अगर तुम मेरे को वहाँ पे नहीं रोकते तो। और अभी ना बंदा उससे माफी मांग रहा होता है, एंड उसे ऐसा लगता है ना कि ये उसके पास परफेक्ट चांस है प्रेसिडेंट के सामने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पोजीशन ऊंचा करने की, अगर वो उनके लिए वो रैलिक ले आता है तो। और अब शिवू तायजुन को बोलता है सर मैं इस सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मेरे को अलाउ कीजिए कि मैं उस पेड़ को पाने के लिए, उस ट्री को पाने के लिए डार्टी टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे जो तायजुन है उसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और अभी ना बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जिस इंसान से उसका सामना है वो कोई ऑर्डिनरी इंसान है, एंड इसीलिए अब वो कंपनी का रैलिक भी इस्तेमाल करने वाला है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ह्यून को जो कि एक बार में होता है, लेकिन उसके भी ये शिवू आ जाता है जो कि उसे बात करता है, बट जो ह्यून है वो उसे इग्नोर करता है। जो चीज़ शिवू की किलत जाती है और फिर उसे चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन अब ना जो ह्यून है फिर वो उस पर एक जोरदार किक मारता है और इसी के साथ जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एपिसोड नहीं, जो अपना पार्ट है वो खत्म हो जाता है। सो गाइज अगर तुम्हें आज के वाले पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो तुम लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो अभी के लिए बाय बाय।